हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस वेब आरटीसी प्रोजेक्ट के अंदर। और ये हमारे सीरीज़ का शायद लास्ट पार्ट हो सकता है। और इस वीडियो के अंदर बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर जो है हम हमारे एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने वाले हैं, और वो भी हमारे डॉकर कंटेनर के अंदर। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे कि कैसे हमें डॉकर का यूज़ करके एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है किसी क्लाउड सर्वर के ऊपर। और इसी के साथ में एप्लीकेशन को कैसे हमें एसएसएल सर्टिफिकेट जो होता है वो भी हम कैसे उसमें इंस्टॉल करेंगे, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ा सा स्पेशल है, इसके अंदर कोई भी कोडिंग नहीं होगी। यहाँ पर बहुत सारा कॉन्फ़िगरेशन हमें करना है, तो ये ऑलरेडी मैंने करके रखा है। तो मैं आपको लाइन बाय लाइन इसको एक्सप्लेन करते जाऊँगा। और इसका जो फाइनल कोड है वो मैंने गिटहब के ऊपर ऑलरेडी पुश कर दिया है, तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो कि क्या एग्जैक्ट कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो चलिए बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, और इसको डिप्लॉय करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैंने थोड़ी सी चेंज की है, क्योंकि जब भी मैंने इसको डिप्लॉय किया तो कुछ प्रॉब्लम्स इसके अंदर आ रहे थे। तो इसके अंदर क्या चेंजेस किए मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ। तो फ्रंट एंड के अंदर जाना है आपको, और एसआरसी के अंदर जो हमारे हुक्स थे, राइट। और यहाँ पर हमारा एक हुक था जो था यूज़ वेब आरटीसी, और इसके अंदर बहुत सारे चेंजेस किए हैं। देखिए, सबसे पहला जो चेंज है वो ये है कि हमने क्या किया था। यहाँ पर अगर देखेंगे, सबको मैं फोल्ड करता हूँ, और इसके अंदर आपको याद होगा कि इसके अंदर हमने हर एक चीज़ के लिए मल्टीपल यूज़ इफ़ेक्ट्स लगाए थे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जो अपना कोड है ये एक फ़्लो में, मतलब एक सिंक्रोनस वे में काम करना चाहिए। अगर कोई फंक्शन पहले काम करती है और दूसरी वाली फंक्शन बाद में काम करती है तो थोड़ा कनेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा था। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, देखिए आपको सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ पर जो ये हुक है, ठीक है, ये इस हुक के अंदर सबसे पहले तो एक यूज़ इफ़ेक्ट अलग से, टोटल 2 यूज़ इफ़ेक्ट्स इसके अंदर है। देखिए टोटल 2 ही है, पहले बहुत सारे थे। तो जो पहला यूज़ इफ़ेक्ट है उसके अंदर जो क्लाइंट रेफ है, जो जितने भी क्लाइंट्स है उसकी लिस्ट हमारे पास है, ये हमने ऑलरेडी देखा है। तो इसको अलग से मैंने रखा है। ठीक है, ये एक हमारा यूज़ इफ़ेक्ट हो गया। और जो दूसरा यूज़ इफ़ेक्ट है ये थोड़ा सा बड़ा है, और इसके अंदर मैंने क्या किया है, एक फ़ंक्शन बनाई है, इसको नाम दिया है इनिट चैट। और ये एसिंक्रोनस फंक्शन है, और इसके अंदर ही हमारा जो पूरा लॉजिक है वो रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये फंक्शन यहाँ पर बन गई, और इसके बाद इसको मैंने कॉल भी किया है। तो जैसे ये कॉल हो जाएगा तो इसके अंदर का जो भी लॉजिक है वो हमारा रन होने वाला है। और चलिए इसके अंदर देखते हैं। तो इसके अंदर और कुछ नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या किया है, जितने भी हमारे लिसनर्स थे, हाँ, जितने भी हमारे लिसनर्स थे उसको मैंने सबसे ऊपर ला के रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि ऑन ऐड पीयर वाला जो था, रिमूव पीयर वाला, आइस कैंडिडेट, ये सारा हमने देखा है। तो जितने भी लिसनर्स थे इसको मैंने क्या किया, ऊपर लिया। और इसका जो कॉल बैक है वो हमने क्या किया था, डायरेक्ट मतलब यहाँ पर ही कॉल बैक दिया था एक फंक्शन लगा के। लेकिन अभी क्या किया है कि ये जो सारे कॉल बैक्स है उसको अलग अलग फंक्शंस के अंदर रखा है। अगर थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देखिए बहुत सारी फंक्शंस मैंने अलग अलग बनाई है। कैप्चर मीडिया के लिए एक अलग से फंक्शन है, और हैंडल न्यू पीयर के लिए, तो सबके लिए एक एक फंक्शन बनाई है। और ये जो कॉल बैक है उस कॉल बैक की जगह यहाँ पर उस फंक्शन का रेफरेंस मैंने दिया है। तो जो हमारा सारा कोड है ये अभी थोड़ा सा मॉड्यूलर हो चुका है, सबको सेपरेट कर दिया है और लिसनर्स को ऊपर लाया है। तो जो उनकी ऑर्डर होगी वो ठीक तरह से वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमारे एप्लीकेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, अगेन ये जो कोड है ये आपको गिटहब के ऊपर मिलेगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगी, वहाँ पर जाके आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो ये पूरा हुक। तो सारे चेंजेस आपके पास आ जाएंगे। ऑलराइट, और यहाँ पर ये जो क्लीनिंग फंक्शन है हुक के अंदर जो होती है, वह जो यूज़ इफ़ेक्ट हुक होता है, तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि जितने भी लिसनर्स हमने लगाए थे उसको सबको क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि कोई मेमोरी लीक का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो सिंपल है।
इसमें कोई एडिशन की नहीं है, बट जो भी हमारा कोड था उसको मैंने सिर्फ रीअरेंज किया हुआ है, ठीक है। ओके, सो ये एक हो गया। और यहाँ पर और देखते हैं कि क्या चेंजेस हैं। तो आई थिंक एक दो फाइल्स के अंदर ही मैंने चेंज किए हैं, तो आप अगर गिटहब पे जाओगे तो आपको वो दिख जाएंगे, ठीक है। तो अभी चलते हैं डिप्लॉयमेंट की तरफ और यहाँ पर देखते हैं कि हमें क्या करना है। देखिए, सबसे पहले डिप्लॉयमेंट करने के लिए हम, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, हम यहाँ पर डॉकर यूज़ करने वाले हैं। और डॉकर अगर आपको यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको उसको डाउनलोड करना होगा आपके लोकल मशीन के ऊपर। और लोकल मशीन के ऊपर क्यों करना है, क्योंकि हम क्या करेंगे, यहाँ पर दो टाइप के कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। एक होगा डेवलपमेंट के लिए, ताकि हम लोकल हमारे कंप्यूटर के ऊपर जो एप्लीकेशन का डेवलपमेंट है वो भी कर पाए डॉकर की मदद से। और जब भी हम इसको सर्वर पे अपलोड करेंगे तो वहाँ पर भी हमें डॉकर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आपके पास डॉकर इंस्टॉल नहीं है तो आपको जाना है यहाँ पर, ये जो वेबसाइट आप देख सकते हो docs.docker.com, और यहाँ पर आपको आपकी जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर उसकी बाइनरी डाउनलोड करनी है और उसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। इसको इंस्टॉल करना कुछ मतलब डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप क्लिक करते जाना है उसका जो इंस्टॉलर आता है। और जैसे ये इंस्टॉल हो जाता है तो आप टर्मिनल के अंदर जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पर आपको लिखना है डॉकर वर्जन, तो यहाँ पर वर्जन आ जाएगा, देखिए डॉकर वर्जन 20.10 मेरे पास है। तो आप जब भी इसको इंस्टॉल करोगे तो ये शायद अलग भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑलराइट, तो जैसे डॉकर आपका इंस्टॉल हो जाता है और यहाँ पर आप जब एक बार कंफर्म कर लेते हो तो हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और आगे का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कर सकते हैं। ओके, तो डॉकर को कॉन्फ़िगर करने से पहले सबसे पहले हमें थोड़ा सा समझना होगा कि ये डॉकर क्या होता है और क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि ये डॉकर क्या होता है, लेकिन जिन लोगों को पता नहीं है उनके लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन करता हूँ। तो बेसिकली डॉकर मतलब एक वर्चुअल मशीन टाइप होता है। वर्चुअल मशीन नहीं होती है, उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन उसमें सबसे मेन इसका काम ये है कि जो भी आपका एप्लीकेशन होता है उसको ये आइसोलेशन में, उसकी जो प्रोसेस होती है एप्लीकेशन की, उसको आइसोलेशन में वो रन करेगा। मतलब आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो रिसोर्सेस है उसको यूज़ करके ये जो प्रोसेस, मतलब उसके अंदर जो भी एप्लीकेशन रन हो रहा है उसको आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो एप्लीकेशंस रन हो रहे हैं उससे ये आइसोलेट करता है, मतलब अलग रन करता है। कोई भी यहाँ पर उसका जो इंटरफेरेंस है वो नहीं होगा इसमें। इससे होता क्या है कि आपको कोई भी एप्लीकेशन आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि समझो कि ये नोड एप्लीकेशन है, ठीक है। तो नॉर्मली नोड एप्लीकेशन रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आपको नोड इंस्टॉल करनी पड़ती है, npm इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आप किसी डेटाबेस के साथ में काम कर रहे हो जैसे कि MongoDB है या फिर Postgres है, तो आपको वो भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल करना होगा, है ना। अभी प्रॉब्लम कभी आता है कि हर एक के पास अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होती है और हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग टाइप की बाइनरीज होती हैं। अभी समझ लीजिए कि आपके पास विंडोज़ है तो आपने विंडोज़ के लिए जो पोस्टग्रेस आता है या फिर MongoDB आता है उसको डाउनलोड कर दिया। जो नोड बाइनरी आती है विंडो के लिए उसको डाउनलोड कर दी और आपने एक एप्लीकेशन बना दिया। लेकिन आप जब भी इसको डिप्लॉय करने वाले हो, वो नॉर्मली हम डिप्लॉय किसके ऊपर करते हैं, लिनक्स के ऊपर। तो बहुत जो सारे कॉमन सर्वर्स होते हैं वो मेजरली क्या यूज़ करते हैं, लिनक्स यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं क्योंकि आपने जो काम किया है एप्लीकेशन बिल्ड करने का वो आपने विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर किया है, और जब भी आप लिनक्स के ऊपर उसको डिप्लॉय करोगे तो बहुत सारी एरर्स आ सकती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी एप्लीकेशन की डेवलपमेंट है उसको हम अगर डॉकर एनवायरनमेंट के अंदर करते हैं, मतलब डॉकर के अंदर अगर हम करते हैं डेवलपमेंट, तो इससे क्या होगा कि सबसे पहले तो देखिए डॉकर जो है वो हमारा लिनक्स कर्नल के ऊपर रन होता है इंटरनली, ठीक है। तो डॉकर आप जब भी मैक के ऊपर डाउनलोड करते हो या फिर विंडोज़ के ऊपर करते हो तो आप बोलोगे कि यहाँ ये अगर लिनक्स कर्नल के ऊपर एप्लीकेशन रन होता है हमारी प्रोसेसेस, तो विंडोज़ मशीन के ऊपर कहाँ लिनक्स कर्नल है, ठीक है। तो वो क्या करता है, डॉकर जो है उसके अंदर ऑलरेडी इनबिल्ड लिनक्स कर्नल होता है जो कि क्या करेगा,
अगर आप विंडोज़ या फिर मैक के ऊपर है तो वो आपके एप्लीकेशंस उसके अंदर रन करेगा। तो इससे होगा ये कि आपका जो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होगा वो हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि आप डॉकर के अंदर इसको कर रहे हो, बराबर। और जब भी आप इसको डिप्लॉय करोगे तो वो डिप्लॉय उस लिनक्स मशीन जो होता है उसके सिर्फ रिसोर्सेस यूज़ करेगा, लेकिन जो इमेज जो बिल्ड हुई है, हमने जो इमेज बिल्ड की है, ये आगे जाके आपको पता ही चलेगा कि इमेज बिल्ड करना मतलब क्या है। तो वो क्या करेगा, उसी कंटेनर के अंदर वहाँ पर रन होगा, मतलब सेम एनवायरनमेंट उसको मिलेगा। तो कोई भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड जो भी इश्यूज़ है वो नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये एक रीज़न हो गया। अभी दूसरा रीज़न ये है कि आप डॉकर की मदद से जो आपका एप्लीकेशन है, अगर उसको स्केल करना है हमारे प्रोडक्शन के अंदर, तो वो आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि जो एक इमेज बनती है, इमेज से आप मल्टीपल कंटेनर्स क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो सेम इंस्टेंस। और ये जो कंटेनर्स है ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं, और अगर कोई कंटेनर डाउन हो जाता है तो आप इसको फिर से अप कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर और एक टूल आता है इसके अंदर, डॉकर कंपोज जिसको बोलते हैं। तो उसकी मदद से तो आप जो मल्टीपल सर्विसेज होती है, जैसे कि हमारा एग्जांपल लेते हैं, ये जो हमारा करंट एप्लीकेशन है, इसके अंदर बैकएंड है, इसके अंदर फ्रंट एंड है, इसके अंदर डेटाबेस है, और इसके अंदर और भी अगर कुछ आप रेडिस वगैरह कैशिंग सिस्टम ऐड करते हो तो वो भी एक सर्विस हो गई। तो ये जो सारी मल्टीपल सर्विसेज है उसको अगर आपको अलग अलग से सेट करना है, स्टार्ट करना है, तो ये थोड़ा सा हेडेक हो जाता है, ठीक है। लेकिन डॉकर कंपोज की मदद से क्या होता है, एक बार आपको बस कॉन्फ़िगरेशन इसका लिखना है, उसके बाद आपको बस एक ही कमांड रन करनी है, तो आपकी सारी जो सर्विसेज है वो रेडी हो जाएगी। ओके, तो इस टाइप के बहुत सारे फ़ायदे हैं डॉकर के। आपको अगर डिटेल्स में पढ़ना है तो आप डॉकर के डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाके पढ़ सकते हो, बहुत सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन वहाँ पर है। ओके, तो हमें क्या करना होता है, देखिए डॉकर सेट करना है, सबसे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल होती है, वो होती है डॉकर फाइल, ठीक है। आपको यहाँ पर देखिए मल्टीपल डॉकर फाइल्स दिखेगी, एक तो .dev है और दूसरा .prod मैंने नाम दिया है, इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो। और ये डॉकर कंपोज है, इसके बारे में थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि डॉकर फाइल क्या होती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर प्रोसेस ये है कि आपका जो सोर्स कोड है, उस सोर्स कोड से आप क्या करते हो, एक इमेज बनाते हो। अभी ये डॉकर की जो इमेज है ये क्या होती है, बेसिकली इसके अंदर आपका सोर्स कोड होता है, और जितनी भी डिपेंडेंसीज आप यूज़ कर रहे हो, जैसे नोड मॉड्यूल्स जो है, जितने भी मॉड्यूल्स हम यूज़ कर रहे हैं, या फिर और भी बाकी जो डिपेंडेंसीज है, वो सारी क्या करते हैं, हम एक इमेज के अंदर बंद करते हैं, ठीक है। और फिर जब भी हमें उसको एप्लीकेशन को रन करना है तो उस इमेज से हम क्या करते हैं, कंटेनर्स रन करते हैं, मतलब उस इमेज का यूज़ करके उससे हम कंटेनर्स बनाते हैं। तो वो भी डॉकर की मदद से एक कमांड रन करके होता है, डॉकर रन, और भी बहुत सारे ऑप्शंस है, वो भी देखेंगे। तो वो जो कंटेनर होता है, उस कंटेनर के अंदर, क्योंकि देखिए ये इमेज से बना हुआ है, तो उसके अंदर एप्लीकेशन रन होने के लिए जो सारा सोर्स कोड है और जो भी डिपेंडेंसी वो सारी ऑलरेडी उसके अंदर है, क्योंकि वो इमेज से बना हुआ है, राइट। ओके, तो अभी थ्योरी बहुत हो गई, अभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल देखते हैं और देखते हैं कि कैसे हमें सेट करना है इसको, ठीक है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जब भी नॉर्मली एप्लीकेशन रन करते हैं तो यहाँ पर अगर बैकएंड हमें रन करना है तो हम उस फोल्डर के अंदर जाके जो हमारी स्क्रिप्ट है वो रन करते हैं, जैसे कि ये dev स्क्रिप्ट है, राइट। सो npm run dev करते हैं या फिर yarn यूज़ करते हैं। अगर फ्रंट एंड रन करना है तो हमें फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर जाना है, और उसके बाद हम पैकेज ये जो आपको दिखेगी यहाँ पर स्क्रिप्ट स्टार्ट, ये वाली हम रन करते हैं, ठीक है। ये नॉर्मली हम करते हैं। अभी हम क्या करेंगे, इसको डॉकर के अंदर रन करेंगे, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, डॉकर फाइल क्रिएट करनी होती है। तो मैंने यहाँ पर की है डॉकर फाइल .dev और यहाँ पर prod। अभी ये दो अलग अलग फाइल्स मैंने क्यों क्रिएट की है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले बताया कि यहाँ पर हमें डेवलपमेंट एनवायरनमेंट भी रखना है, क्योंकि हम उसके अंदर अगर कुछ फीचर्स अगर आगे जाके हमें ऐड करने हैं तो वो भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन प्रोडक्शन के अंदर क्या होती है, कुछ सेटिंग्स चेंज होती है, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स अलग अलग होते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। तो मैंने क्या किया, उसके लिए एक अलग से फाइल बनाई है। तो अगर मैं इसको खोलूँगा तो इसके अंदर आप देखोगे कि यहाँ पर सबसे पहले तो हम देखिए, इसको लाइन बाय लाइन थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये क्या है बेसिकली,
फ्रॉम नोड 16, मतलब यहाँ पर हम नोड 16 यूज़ कर रहे हैं और हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो इमेज बनेगी, हाँ, ये जो इमेज बनेगी इसके लिए क्या करो, सबसे पहले तो एक बेस इमेज यूज़ करो किसकी, नोड जेएस की। हमें इसकी वजह से नोड जेएस अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारी बेस इमेज क्या है, नोड 16। अभी ये नोड 16 ये कहाँ से मिली, देखिए अगर आप डॉकर यहाँ पर जाते हो और नोड जेएस डॉकर इमेज अगर करते हो तो ऑफिशियल इमेज यहाँ पर आपको मिलेगी डॉकर हब के ऊपर। देखिए ये हब डॉट डॉकर जो है यहाँ पर बेसिकली जो ऑफिशियल इमेजेस है अलग अलग एप्लीकेशन की वो मिलती है, ठीक है। तो ये नोड जेएस के लिए है। तो इस इमेज को हमने क्या किया है, इसको यहाँ पर बेस इमेज बना रहे हैं। तो ये बेस इमेज हो गई और उसको हमारे सोर्स कोड के साथ आगे हम एक्सटेंड करके फिर एक कंप्लीट इमेज बनाएंगे, राइट। सो यहाँ पर हमने क्या किया है, देखिए नोड 16 बेस इमेज, ये बोलिए नोड 16। अगर आपको और कोई वर्जन यूज़ करना है तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पर 16 वर्जन यूज़ करेंगे। उसके बाद है वर्क डेर। तो ये वर्क डर क्या होता है, बेसिकली जो डॉकर होता है, डॉकर जब भी कंटेनर रन होता है तो उसके अंदर वो अपनी खुद की फाइल सिस्टम बनाता है, ठीक है। उसके अंदर अपनी खुद की फाइल सिस्टम बनाता है। मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि जो डॉकर के अंदर की जो फाइल सिस्टम है वहाँ पर जो मेरा एप्लीकेशन होगा उसका ये मैं बेस फोल्डर या बोल सकते हो आप, ये मैं बता रहा हूँ कि स्लैश फ्रंट एंड नाम से एक फ़ोल्डर बना दो और वहाँ पर हमारा जो सारी चीज़ें हैं वो जाएगी, जो सोर्स कोड है वगैरह वगैरह, ठीक है। आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो। अभी इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारी पैकेज डॉट जेसन फाइल है जो कि है हमारे फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर आप नोटिस कीजिए डॉट स्लैश मैंने दिया है। डॉट मतलब ये करंट फोल्डर जो भी हम यहाँ पर है, उसके बाद फ्रंट एंड जो फोल्डर है यहाँ पर, इसके अंदर जो पैकेज डॉट जेसन है, मतलब हमारी रिएक्ट की जो पैकेज डॉट जेसन है उसको कॉपी कर रहे हैं यहाँ पर डॉट स्लैश। अभी स्लैश मतलब क्या है, ये यहाँ पर इंटरनली डॉकर का होम या फिर वर्क डर बोल सकते हो, जो कि है हमारी स्लैश फ्रंट एंड, राइट। ओके, तो ये कमांड क्या करेगी, जो हमारी फ्रंट एंड के अंदर जो पैकेज डॉट जेसन फाइल है उसको कॉपी करके डॉकर के अंदर इस स्लैश फ्रंट एंड के अंदर डालेगी, ठीक है। फिर वहाँ पर हम एक कमांड रन कर रहे हैं npm इंस्टॉल, क्योंकि हमने सिर्फ पैकेज डॉट जेसन फाइल क्या की है, कॉपी की है। तो npm इंस्टॉल जब भी करेंगे तो उस पैकेज डॉट जेसन के अंदर जितनी भी डिपेंडेंसीज है, यहाँ पर हमने जितनी भी डिपेंडेंसीज देखिए, ये डेव डिपेंडेंसी है और नॉर्मल डिपेंडेंसी भी होगी। यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए ये डिपेंडेंसीज है और डेव डिपेंडेंसीज भी होगी इसके अंदर। कहाँ पर है, ओके, डेव डिपेंडेंसी यहाँ पर नहीं दिख रही है, स्ट्रेंज। ओके, सो हाँ, डेव डिपेंडेंसी इसके अंदर नहीं है, लेकिन बहुत बार डेव डिपेंडेंसीज होती है बहुत सारी, जो टेस्टिंग वगैरह है ये सारी डेव डिपेंडेंसी के अंदर आना चाहिए। पता नहीं ये हमारे डिपेंडेंसीज़ के अंदर कैसे आया, ठीक है, इसको मैं बाद में फिक्स करूँगा। तो ये जो सारी डिपेंडेंसीज़ है वो हमारी वहाँ पर क्या हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि उसके बाद कॉपी करो किसको, जो फ्रंट एंड फोल्डर है, जो पूरा सोर्स कोड है हमारा जो फ्रंट एंड का, वो कॉपी करो कहाँ पर, डॉट स्लैश मतलब स्लैश फ्रंट एंड फोल्डर के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारी जो डिपेंडेंसीज है वो भी इंस्टॉल हो गई और सारा जो सोर्स कोड है वो भी हमारा कॉपी हो गया हमारे डॉकर के अंदर, ओके। और इसके बाद हम बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये जो कमांड है ये रन करनी है। अभी यहाँ पर आप नोटिस करोगे यहाँ पर रन कमांड है और यहाँ पर cmd है। तो ये ऐसा क्यों है, देखिए इसमें थोड़ा फ़र्क है। ये जो रन कमांड है ये आपकी क्या हो जाएगी, ये तुरंत रन हो जाएगी, मतलब जब भी हमारी इमेज बिल्ड हो रही है, राइट। और ये जो cmd है ये कमांड बेसिकली क्या हो जाएगी, ये बाद में रन हो जाएगी जब भी आपका कंटेनर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पूरा जो एप्लीकेशन है उसको रेडी कर दिया, हमारी डिपेंडेंसी जो है उसको इंस्टॉल कर दिया, और फाइनली हम क्या करेंगे, npm रन स्टार्ट करेंगे। अभी npm रन स्टार्ट आपको पता है, नॉर्मली हम एप्लीकेशन रन करने के लिए ये कमांड रन करते हैं, तो हमारा रिएक्ट का जो एप्लीकेशन है वो रन हो जाएगा इस कंटेनर के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली है डॉकर फाइल डॉट डेव
अभी ये प्रोड का थोड़ा सा देखते हैं, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसके बारे में थोड़ी देर के बाद देखेंगे, ठीक है। इसको मैं बंद करता हूँ अभी। अभी देखते हैं कि ये डॉकर कंपोज क्या है बेसिकली। डॉकर कंपोज इसके लिए मैंने बनाई है क्योंकि देखिए डॉकर फाइल को, इसको अगर हमें बिल्ड करना है और रन करना है तो हमें, देखिए ये सिर्फ हमारा फ्रंट एंड है, ठीक है। तो हमें फ्रंट एंड के लिए अलग से इमेज बना के फिर उसको रन करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर काम हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसके लिए बिल्ड करने के लिए सबसे पहले बिल्ड की कमांड रन करनी पड़ेगी, फिर रन करने के लिए कंटेनर रन करने के लिए रन की कमांड ये करनी पड़ेगी। और हमारे पास क्या है यहाँ पर, देखिए सबसे पहले तो फ्रंट एंड एक सर्विस है, बैक एंड एक सर्विस है, और मोंगो डीबी हम यूज़ कर रहे हैं, वो भी हमारे डॉकर के अंदर ही जाएगा, तो उसको भी एज अ सर्विस हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास समझ लेते हैं कि 3 सर्विसेज है। तो आपको 3 सर्विसेज को अगर अलग अलग इस टाइप से डॉकर फाइल बना के आप करोगे तो आपको देखिए अलग अलग से तीनों सर्विसेज को पहले तो बिल्ड करना पड़ेगा, फिर तीनों सर्विसेज को आपको रन करना पड़ेगा। और अगर उसमें अगर कुछ एडवांस में चले जाएंगे, जैसे कि उसमें क्लस्टर्स वगैरह, नेटवर्क वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो आपको सबको अलग से मैनेज करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक टूल है, वो है डॉकर कंपोज, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि डॉकर कंपोज है हमारे पास। और डॉकर कंपोज क्या करता है बेसिकली, जितने भी आपकी सर्विसेज होती है, जैसे कि हमारा ये फ्रंट एंड, बैक एंड और मोंगो डीबी 3 सर्विसेज हमारे पास है, उनको, इनकी जो सारी जो सेटिंग्स है या फिर कॉन्फ़िगरेशन आप बोल सकते हो, वो आप एक फ़ाइल के अंदर कर सकते हो। एक फ़ाइल के अंदर मैं अभी आप इसको ओपन करके दिखाऊंगा, और एक कमांड के ऊपर जो सारा जो काम हम यहाँ पर अलग अलग करने वाले थे वो एक ही कमांड के अंदर हो जाएगा। कैसे, आपको थोड़ी देर में ये दिखेगा। सबसे पहले देखते हैं कि डॉकर डैश कंपोज डॉट डेव डॉट यामल, इसके अंदर क्या है। ये बेसिकली यामल फाइल है, ये एक फॉर्मेट है यामल टाइप का कुछ, इसमें इंडेंटेशन यूज़ करके ये लिखा जाता है। अभी इसके अंदर भी डॉट डेव और डॉट प्रोड मैंने 2 फाइल्स बनाई हैं, क्योंकि अगेन हम क्या करने वाले हैं, अलग अलग फाइल्स को, डॉकर फाइल्स को यूज़ करने वाले हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए और प्रोडक्शन के लिए, इसके लिए। ओके, सो सबसे पहले इस फाइल के अंदर क्या है, देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो है वर्जन, जो कि है वर्जन 3 हमारा इस कंपोज यामल का वर्जन है, वो हम यूज़ करेंगे, वो आपको मेंशन करना है। और उसके बाद सर्विसेज आपको मेंशन करनी है कि कितनी सर्विसेज आप रन करना चाह रहे हो। मतलब क्या क्या सर्विसेज है हमारी, कौन सी है हमारी, फ्रंट एंड है, बैक एंड है, और हमारे पास मोंगो डीबी है, राइट। सो इसको अगर मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इंडेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नहीं तो ये ब्रेक हो जाता है, ठीक है। इसका आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो आपको क्या करना है बेसिकली, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको अगर इंडेंट करना है तो आप टैब यूज़ कर सकते हो, लेकिन कभी कभी अलग अलग कंप्यूटर्स के ऊपर जो टैब साइज़ होती है वो अलग अलग होती है। तो मेरी जो है वो है 2 स्पेसेस, ठीक है। मतलब अगर स्पेस बार आप यूज़ करोगे तो 2 बार आपको करना है, 1 2, ठीक है। तो ये जो इंडेंटेशन है वो आ जाएगी। ऑलराइट, तो सर्विसेज के अंदर क्या है सबसे पहले देखते हैं। देखिए सर्विसेज के अंदर हमारी 3 सर्विसेज है, एक है मोंगो डीबी, एक है बैक एंड, एक है फ्रंट एंड। अगेन फ्रंट एंड मतलब हमारा रिएक्ट का एप्लीकेशन, बैक एंड मतलब हमारा नोड का एप्लीकेशन जो हमने बनाया है, और मोंगो डीबी मतलब हमारा डेटाबेस। ओके, सो मोंगो डीबी के अंदर देखते हैं, यहाँ पर आप देखोगे कि इमेज प्रॉपर्टी आती है, और इसके अंदर आपको मेंशन करना होता है कि कौन सी इमेज आप यूज़ करना चाह रहे हो, ठीक है। अभी यहाँ पर मैंने मोंगो लिखा है, ये आया कहाँ से, अगर यहाँ पर चलते हैं हमारे डॉकर हब के ऊपर और अगर सर्च करूँगा मैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हो मोंगो ऑफिशियल इमेज। देखिए ये मोंगो डीबी की ऑफिशियल इमेज है, और इसका नाम क्या है, मोंगो। देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको खोलूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हो डॉकर पुल मोंगो। ये जो मोंगो नाम है ये आपको वहाँ पर देना है। तो बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि जो मोंगो डीबी जो सर्विस है उसको अगर हमें रन करना है तो ये जो ऑफिशियल जो मोंगो की इमेज है उसको यूज़ करो। अभी ये मोंगो डीबी, ये जो मैंने नाम दिया है, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हो, जो भी आपको सर्विस का नाम देना है वो आप यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कि कंटेनर नेम, यहाँ पे आपको कोई कंटेनर का नाम देना है, और अगेन यहाँ पर कुछ भी नाम आप उसको दे सकते हो। ये
हमें बाद में यूज़ होगा जब भी हम सारी प्रोसेसेस देखेंगे कि कौन सी रन हो रही है, कौन से कंटेनर्स रन हो रहे हैं, तो वहाँ पर आपको ये नाम दिखेगा, कंटेनर का नाम। यहाँ पर है रिस्टार्ट ऑलवेज, तो ये बेसिकली अगर कंटेनर हमारा बंद हो जाता है तो ये रिस्टार्ट करेगा इसको। ठीक है, ये सारे ऑप्शन बाय द वे आपको डॉकर के जो डॉक्यूमेंटेशन है उसके अंदर देखने को मिलेंगे। अगर आप सर्च करोगे डॉकर कंपोज एग्जाम्पल्स, तो वहाँ पर आपको सारे कितने कितने ऑप्शंस अवेलेबल है वो सारे आपको वहाँ पर दिखने को मिलेंगे। ठीक है, अभी उसके बाद ये है पोर्ट्स। देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो ऑप्शन है क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हैं, 27017 और कोलन 27017। अभी यहाँ पर आपको याद रखना है, देखिए इस तरह से कमेंट करके मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इसके अंदर बेसिकली दो पोर्ट्स मैंने मेंशन किए हैं। तो ये जो पहला जो होता है वो होती है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जो पोर्ट है। आपको जैसे कि पता है कि आपके कोई भी एप्लीकेशन होता है तो वो किसी पोर्ट के ऊपर रन होता है हमारे कंप्यूटर के अंदर, राइट। तो ये जो MongoDB है ये बाय डिफ़ॉल्ट 27017 पोर्ट पे रन होता है। तो ये जो पहला पार्ट है ये होता है कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर कौन से पोर्ट पे आपको इसको रन करना है। बेसिकली यहाँ पर हम पोर्ट बाइंडिंग कर रहे हैं, क्योंकि जो डॉकर के अंदर रन होगा, डॉकर के अंदर उसकी अपनी खुद की पोर्ट्स होंगी, वो पूरा उसको आइसोलेट करेगा, पूरे एप्लीकेशन को, पूरे प्रोसेस को। ठीक है, बाहर के जो कंप्यूटर के जो पोर्ट्स है वहाँ पर ये बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें इसको हमारे मशीन पे भी एक्सेस करना है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं बेसिकली यहाँ पर कि जो अंदर की 27017 पोर्ट है उसको बाइंड करो बाहर के, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के पोर्ट से। तो यहाँ पर ये होगी OS की और ये हो गई डॉकर की इंटरनल पोर्ट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो पहला पार्ट होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम की पोर्ट और ये होता है डॉकर की इंटरनल पोर्ट। तो अगर हमारा एप्लीकेशन डॉकर के इंटरनल पोर्ट पे रन हो रहा है 27017, अगर ये बाइंडिंग हम यहाँ पर करते हैं तो आपके मशीन के ऊपर जो ये पोर्ट है उसके ऊपर आपको ये एक्सेस हो पाएगा। अगर ये पोर्ट बाइंडिंग नहीं करोगे तो हम बाहर से हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम से डॉकर के अंदर के जितने भी एप्लीकेशन है उसको हम एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके लिए बेसिकली होता है ये पोर्ट्स ऑप्शन। ओके, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये डैश देखे किया है, तो यहाँ पर मल्टीपल पोर्ट्स भी आप बाइंडिंग जो है वो कर सकते हो। ठीक है, ओके, उसके बाद ये है वॉल्यूम्स। अभी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली क्यों चाहिए मैं बोलता हूँ आपको। देखिए जब भी आप कोई कंटेनर रन करते हो तो ये क्या करेगा, एक नए प्रोसेस को स्टार्ट करेगा, और जब भी आप कंटेनर को डाउन करते हो या फिर डिलीट करते हो तो उसके अंदर का जितना भी डेटा है वो चला जाता है, और जब भी हम फिर से रिस्टार्ट करते हैं तो वो फिर से उसको क्या करेगा, फिर से जो प्लेन स्लेट जो होता है, क्लीन स्लेट, ओके, उस तरह से वो स्टार्ट करेगा एप्लीकेशन। तो ये हमारा डेटाबेस है, राइट। तो डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर होता है, परसिस्ट होता है। तो हम नहीं चाहते कि जो हमारा डेटा है कंटेनर स्टॉप होने के बाद जो डेटा जो है वो डिलीट हो जाए, राइट। तो उसके लिए यहाँ पर हम वॉल्यूम्स जो ऑप्शन है वो यूज़ करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने जो पोर्ट बाइंडिंग की थी, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फोल्डर्स बाइंड कर रहे हैं। तो ये जो पार्ट होता है कोलन के लेफ्ट साइड का, ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर का फोल्डर का पाथ, ओके। और राइट साइड वाला जो है वो है कि कंटेनर के अंदर, डॉकर के कंटेनर के अंदर जो फोल्डर है उसका पाथ। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या बोल रहे हैं अभी कि जो /data/db कहाँ पर, डॉकर कंटेनर के अंदर जो ये जो लोकेशन है उसको क्या करो, यहाँ पर लिंक करो। लिंक करो मतलब ये बेसिकली पूरा सेम उसको क्या करेगा, ये कॉपी करेगा। तो अभी आप बोलोगे ये /data/db ये मुझे कैसे पता चला, राइट। ये बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर डॉक्यूमेंटेशन जो है मोंगो का इमेज का, तो यहाँ पर अगर देखोगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर ऑलरेडी है। उन्होंने यहाँ पर बताया कि कौन सा जो MongoDB का डेटा है वो कहाँ पर स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम करेंगे
कहाँ पे तो मिलेगा आपको ये। ओके, सो यहाँ पर देखते हैं, तो ये देखिए ये यहाँ पर है /data/db। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इस लोकेशन पे सारा डेटा स्टोर करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि जितना भी MongoDB का डेटा है उसको अभी हमारे लोकल मशीन के ऊपर यहाँ पर स्टोर कर दो। मतलब जब भी कंटेनर अगर डिलीट भी हो जाता है तो हमारा डेटा यहाँ पर स्टोर्ड है, और जब भी फिर से कंटेनर जब भी स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर ये इसकी जो लिंक है उसको मिलेगी और उस डेटा को वो एक्सेस कर पाएगा। मतलब हमारा डेटा डिलीट नहीं होगा। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेटाबेस के साथ में काम कर रहे हैं तो वॉल्यूम्स हमें देना ही चाहिए, नहीं तो हमारा डेटा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी एक सर्विस है MongoDB। अभी देखते हैं कि ये बैकएंड सर्विस क्या कर रही है और क्या इसके अंदर है। ओके, तो बैकएंड सर्विस के अंदर यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ें अलग दिखेगी आपको। यहाँ पर अगर देखेंगे तो इमेज प्रॉपर्टी थी, लेकिन इसके अंदर इमेज प्रॉपर्टी नहीं है क्योंकि ये हमारी कस्टम इमेज है, राइट। MongoDB के लिए हमने रेडी इमेज यूज़ कर दी, ऑफिशियल इमेज जो है। लेकिन बैकएंड क्या है, ये हमारा एप्लीकेशन है और इसके अंदर हमने सोर्स कोड लिखा हुआ है, तो ये इसकी जो इमेज बनेगी वो कस्टम इमेज बनेगी। तो उसके लिए और थोड़े से ऑप्शन हमें देने होंगे। जैसे कि मैंने बोला था कि इमेज बिल्ड करने के लिए हम डॉकर फाइल का यूज़ करते हैं, ये जो डॉकर फाइल है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्ड प्रॉपर्टी आपको देनी होती है और उसके बाद कोलन दे के यहाँ पर फिर से आपको इसको इंडेंट करना होता है, 2 स्पेसेस आपको आगे इसको लेना है और ये ऑप्शन देना है डॉकर फाइल। तो यहाँ पर सिंपली हम क्या बोल रहे हैं कि डॉकर कंपोज फाइल को बोल रहे हैं कि अगर ये सर्विस बिल्ड करनी है तो ये वाली डॉकर फाइल यूज़ करो। फाइल का नाम क्या है, डॉकर फाइल .dev। अभी .dev मैंने क्यों दिया, क्योंकि जो कंपोज फाइल है हमारी ये डेव के लिए है, डेवलपमेंट इसके लिए है, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर बोल दिया कि डॉकर फाइल का नाम डॉकर फाइल .dev है, जो कि यहाँ पर हमने देखी थी फाइल। और उसके बाद हमें बताना है कि ये डॉकर फाइल डेव ये कहाँ पर है, तो उसके लिए कॉन्टेक्स्ट हमें यहाँ पर और एक ऑप्शन देना होता है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि ./backend, मतलब ये जो बैकएंड फोल्डर है इसके अंदर जो डॉकर फाइल .dev है, ये वाली देखिए, ये अंदर वाली, यहाँ पर एक डॉकर फाइल भी है, ये पुरानी है, इसको मत देखिए। ये डॉकर फाइल .dev जो है इसको यूज़ करो। तो इसको भी जल्दी से देख लेते हैं। देखिए फ्रॉम नोड 14, यहाँ पर नोड 14 मैंने यूज़ किया है, 16 भी आप यूज़ कर सकते हो। और उसके बाद वर्क डर जो है वो है /backend, हाँ यहाँ पर कुछ भी आप दे सकते हो। फिर उसी तरह से जो हमने फ्रंट एंड के लिए किया था, package.json फाइल को कॉपी कर रहा हूँ मैं इस बैकएंड के अंदर। उसके बाद डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करने के लिए npm इंस्टॉल कर रहा हूँ, और उसके बाद कॉपी डॉट, और यहाँ पर राइट साइड में है ./ यहाँ पर जो स्पेस है इसका मतलब ये जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है, और राइट साइड वाला जो होता है वो डॉकर कंटेनर का होता है, राइट। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि डॉट मतलब सब कुछ, इस कहाँ पर ये देखेगा, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, मतलब हमारा /backend के अंदर सब कुछ कॉपी करो और उसको कहाँ पर डालो, यहाँ पर डालो ./ मतलब ये क्या करेगा, इसको कॉपी करके जो हमारा सारा सोर्स कोड है उसको कॉपी करके इस हमारे वर्क डर के अंदर, ये हमारे डॉकर कंटेनर के अंदर होगी, वहाँ पर ये इसको कॉपी करेगा, ठीक है। और उसके बाद है expose 5500। अभी ये जो है ये बेसिकली हम बोल रहे हैं कि कौन सी पोर्ट हमें एक्सपोज करनी है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। मतलब हमारा एप्लीकेशन हमारे डॉकर कंटेनर के अंदर किसी पोर्ट के ऊपर रन होने वाला है, राइट। लेकिन हमें उसको अगर बाहर से एक्सेस करना है हमारे ब्राउज़र के अंदर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पोर्ट को एक्सपोज करना पड़ेगा। जो हमने पोर्ट बाइंडिंग देखी थी यहाँ पर MongoDB के लिए जो देखी थी, तो ये बेसिकली एक्सपोज हम अभी देखिए, ये अगर निकालूंगा तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। ये बेसिकली हमारे डॉक्यूमेंटेशन पर्पज़ के लिए होता है, ताकि ये थोड़ी सी फाइल हमारी रीडेबल हो जाए, ठीक है। तो इससे होने से या फिर ना होने से ये पोर्ट एक्सपोज नहीं करता ये डॉकर फाइल के अंदर, ऑलराइट। और उसके बाद फाइनली जब भी कंटेनर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा तो हमें ये कमांड रन करनी है, npm run dev। और आपको पता ही ये क्या कर रही है, हमारा जो बैकएंड का डेवलपमेंट सर्वर है वो स्टार्ट करती है, राइट। तो कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो है हमारा एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा।
यहाँ पर आते हैं, अभी डॉकर फाइल के बारे में हमें पता चला, तो वो क्या करेगा, वहाँ से चीज़ें बिल्ड करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने बता दिया। इसी तरह से इसको कंटेनर नेम भी हमने दे दिया बैकएंड, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हो। रिस्टार्ट ऑलवेज, अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है तो रिस्टार्ट होगा। पोर्ट्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जो 5500 पोर्ट है उसको हमने बाइंड किया है, इंटरनल जो हमारी पोर्ट है 5500, ठीक है। और ये आपको याद होगा कि हम इस पोर्ट के ऊपर एप्लीकेशन को रन कर रहे थे। अगर हमारी जो सर्वर फाइल है वो अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर हमें दिखेगा, देखिए ये पोर्ट वेरिएबल है और ये हमने बनाया था यहाँ पर, देखिए 5500। अगर कोई पोर्ट हम .env फाइल के अंदर मेंशन करेंगे तो वो वहाँ पर रन हो जाएगी। अगर और कोई पोर्ट आप रन करना चाह रहे हो तो आपको मेक श्योर कि आप ये वाली जो बाइंडिंग है वो चेंज करोगे, ठीक है। और ये लेफ्ट वाला जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम की पोर्ट है और ये राइट वाली वो इंटरनल डॉकर कंटेनर की है। उसके बाद env फाइल एक ऑप्शन हम दे सकते हैं कि डॉकर कंटेनर के अंदर अगर कोई इन्वायरमेंट वेरिएबल्स अगर यूज़ करने हैं तो उसको इस तरह से env फाइल के थ्रू भी हम इसको इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, .env.dev नाम से और एक env फाइल भी बनाई है, सेम उसकी कॉपी है, लेकिन डेवलपमेंट के लिए जो चीज़ें होगी उसको मैंने यहाँ पर बस चेंज किया है, ठीक है। और ये उसका लोकेशन है बेसिकली। उसके बाद वॉल्यूम्स यहाँ पर दिए हैं, देखिए डॉट बैकएंड मतलब बैकएंड फोल्डर के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उसको हमें लिंक करना है स्लैश बैकएंड से। अभी ये स्लैश बैकएंड क्यों, क्योंकि अगर आपको यहाँ पर अगर देखोगे वर्क डर जो है हमने बनाई थी, देखिए यहाँ पर ये स्लैश बैकएंड वर्क डर हमने ये बनाई है, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, वो अंदर वाला जो बैकएंड फोल्डर है उसको मैंने यहाँ पर लिंक किया है वॉल्यूम की मदद से, जो हमारा करंट फोल्डर है। करंट मतलब ये बैकएंड का पूरा फोल्डर, ठीक है, मतलब सोर्स कोड बेसिकली। अभी ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम हमारा कोड को चेंज करेंगे तो वो तुरंत हमें उसके लिए हमें डॉकर कंटेनर रिस्टार्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। उसके लिए हम इसको माउंट कर रहे हैं इस तरह से वॉल्यूम। तो हम जब भी सेव करेंगे तो डॉकर कंटेनर के अंदर भी वो चेंजेस हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों को लिंक यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद बैकएंड स्लैश नोड मॉड्यूल्स, इसको एनोनिमस वॉल्यूम बोलते हैं बेसिकली। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि सारी चीज़ें यहाँ पर लिंक कर दो, लेकिन जो नोड मॉड्यूल्स है उसको छोड़ दो, उसको हमें लिंक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने लिए खुद इंस्टॉल करेगा, npm इंस्टॉल वो अंदर जाके कर लेता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर और एक ऑप्शन आता है, वो है डिपेंड्स ऑन। और डिपेंड्स ऑन बेसिकली क्या है, ये जो ये यहाँ पर जैसे कि हमने देखा मल्टीपल सर्विसेज है, राइट। तो हो सकता है कि कभी कभी जो सर्विसेज है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। यहाँ पर हमारे केस में जब भी हमारा नोड एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा तो वो क्या करेगा, कोशिश करेगा डेटाबेस का कनेक्शन करने की। अगर नहीं हुआ तो एरर आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ पर ज़रूरी क्या है कि सबसे पहले MongoDB रेडी हो, उसके बाद ही ये जो हमारा कंटेनर है वो स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये ऑप्शन दे सकते हैं कि डिपेंड्स ऑन MongoDB। आपको यहाँ पर वो नाम देना है जो आपने यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला। तो सबसे पहले हमारा MongoDB स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद ही हमारा जो बैकएंड है वो स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये है बैकएंड सर्विस। अभी थोड़ा सा देखते हैं फ्रंट एंड के बारे में। यहाँ पर सिमिलर चीज़ें हैं। डॉकर फाइल हम बोल रहे हैं कि कहाँ पर है, dockerfile.dev। ये कॉन्टेक्स्ट आप यहाँ पर देखिए ज़रा, कॉन्टेक्स्ट जो है हमारा ये फ्रंट एंड मैंने यहाँ पर अंदर का नहीं दिया है, और इसके कुछ रीज़न हैं। ये हमें करना पड़ रहा है क्योंकि हमें SSL सर्टिफिकेट्स भी यहाँ पर इंस्टॉल करने हैं, तो उसके लिए वो चाहिए था, ठीक है। हालांकि आप क्या कर सकते हो, जैसे बैकएंड के लिए किया वैसे फ्रंट एंड के अंदर ही जाके वो डॉकर फाइल बना सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको थोड़ी देर में पता चलेगा ऐसे क्यों किया है। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट हमने दिया है कि जो हमारा जो पूरा ये जो पूरा है यहाँ पर रूट हमारा ये कॉन्टेक्स्ट है, और यहाँ पर कंटेनर नेम इसको दिया है फ्रंट एंड। पोर्ट बाइंडिंग यहाँ पर की ये 3000 मतलब ये OS की, और ये इंटरनल डॉकर की। उसके बाद env फाइल हमने प्रोवाइड की है जो फ्रंट एंड के अंदर है, उसको भी मैंने
कॉपी करके .dev इस तरह से डेवलपमेंट के लिए अलग से एक एनवायरनमेंट फाइल, ओके। और वॉल्यूम्स भी यहाँ पर माउंट किए ताकि हम कुछ फ्रंट एंड में चेंज करें तो वो डॉकर के अंदर भी तुरंत चेंज हो जाए, ताकि हमें ब्राउज़र में तुरंत वो चेंजेस दिखे। उसके लिए हमें कंटेनर को रिस्टार्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। और हाँ, सिर्फ कंटेनर को रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमें इमेज को फिर से रीबिल्ड करना पड़ेगा, बहुत ये लंबा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। नोड मॉड्यूल्स को टच नहीं करना है, ये बेसिकली हम यहाँ पर बता रहे हैं। और ये चौकीदार यूज़ पोलिंग ट्रू यहाँ पर है एक इन्वायरमेंट वेरिएबल। ये देखिए, इस तरह से भी आप इन्वायरमेंट वेरिएबल इंजेक्ट कर सकते हो, या फिर पूरी फाइल ही इस तरह से आप इंजेक्ट कर सकते हो। तो ये बेसिकली रिएक्ट के लिए चाहिए होगा, ओके। सो उसके बाद है डिपेंड्स ऑन। तो यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जो हमारा बैकएंड है उसके ऊपर ये डिपेंड है। तो अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सबसे पहले MongoDB स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद बैकएंड कंटेनर, उसके बाद फ्रंट एंड, और हमारा एप्लीकेशन हमें एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए इसका मैजिक, अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ टर्मिनल के अंदर, यहाँ पर आना है जहाँ पर आपका जो कंपोज फाइल है, ठीक है। और यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है डॉकर कंपोज। उससे पहले आपको वर्जन चेक कर लीजिए एक बार डॉकर कंपोज का, अगर आपके पास नहीं है तो वो भी आपको डॉकर कंपोज ये जो टूल है उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये कुछ इस तरह से दिखा रहा है, इसका मतलब डॉकर कंपोज जो है वो इंस्टॉल्ड है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपली लिखना है डॉकर कंपोज, और इसके बाद -F आपको देना है। अभी ये -F क्यों देना है, ये है फाइल के लिए। तो सिंपली हमें बताना है कि कौन सी फाइल हमें यूज़ करनी है ये सर्विसेज बिल्ड करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल फाइल्स है, अभी हम डेवलपमेंट के लिए चेक कर रहे हैं यहाँ पर हमारे लोकल मशीन के ऊपर। तो मैं बोलूँगा कि ये जो .dev वाली जो है उसको यूज़ करो। तो यहाँ पर लिखेंगे docker compose .dev.yaml, ठीक है। अभी इसके बाद आपको लिखना है अप, और यहाँ पर लिखना है -d मतलब डिटैच मोड। अगर आप D नहीं डालोगे तो यहाँ पर टर्मिनल के अंदर ही वो स्टार्ट हो जाएगा, और टर्मिनल बंद करोगे तो हमारी सर्विसेज बंद हो जाएगी। इसलिए ये डिटैच मोड में हमें रन करना है, तो इसके लिए -d हमें रन करना है। बस इतनी कमांड हमें रन करनी है। और हाँ, यहाँ पर और एक चीज़ आप ऐड कर सकते हो, -build। ये बेसिकली इसके लिए होता है कि जब भी कंटेनर रन करना है, ये सबसे पहले तो इमेज को बिल्ड करे, ये हम यहाँ पर फोर्स कर रहे हैं इसको, ठीक है। वो नहीं करोगे तो भी वो काम चल जाएगा, लेकिन मैं इस बार यहाँ पर -build के साथ में इसको एंटर करते हैं, ठीक है। एंटर करेंगे और देखते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे बिल्डिंग का काम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और ये आप अगर पहली बार कर रहे हो तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है, 2 3 4 मिनट ले सकता है, डिपेंड करता है आपके इंटरनेट के स्पीड के ऊपर, क्योंकि वो डिपेंडेंसीज इंटरनेट से डाउनलोड करेगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने इसको ऑलरेडी रन किया है पहले, इसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें इसने कैश करी हुई है, तो वो यहाँ से सिर्फ कॉपी कर रहा है जो भी कैस्ट वर्जन है। तो ये थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा मेरी केस के, तो ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे रेडी हो जाएगा तो वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंटेनर MongoDB स्टार्टेड, कंटेनर बैकएंड स्टार्टेड, कंटेनर फ्रंट एंड स्टार्टेड। तो तीनों सर्विसेज हमारी स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ से जल्दी से मैं अगर डॉकर डेस्कटॉप यहाँ पर लाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये देखिए बैकएंड फ्रंट एंड, और यहाँ पर MongoDB फॉर सम रीज़न दिख नहीं रहा है, लेकिन वो पर ही दिखेगा, ओके। इसमें कुछ आई थिंक इशू है इस एप्लीकेशन के अंदर, लेकिन तीनों सर्विसेज यहाँ पर आप देख सकते हो कि रनिंग यहाँ पर दिख रहा है। ये पोर्ट जो हमने एक्सपोज की थी 00, ये 3000 यहाँ पर है। आप डॉकर कंटेनर के अंदर अगर एंटर करना है वो भी कर सकते हो। अगर आपको डॉकर कंटेनर के अंदर कुछ अगर कमांड्स रन करनी है वो भी आप कर सकते हो। जब भी हम तभी इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी SSH इंस्टॉल करने के लिए, तो तभी हम करेंगे इसको। तो अभी एक काम करते हैं, इसको क्या करते हैं, ब्राउज़र ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो लोकल होस्ट 3000 पे चलते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा एप्लीकेशन यहाँ पर ये हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। और सबसे बेस्ट चीज़, अभी देखिए हम डेवलपमेंट के अंदर है, राइट।
तो अगर मैं एप्लीकेशन के अंदर जाता हूँ और यहाँ पर फ्रंट एंड के अंदर जाके बेसिकली मुझे सर्च करना है ये वाला टेक्स्ट, और यहाँ पर आके अगर मैं कुछ चेंजेस करता हूँ, देखिए यहाँ पर करते हैं कोडर्स हाउस मैंने निकाल दिया, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये तुरंत यहाँ पर अपडेट हो जाएगा। देखिए रिफ्रेश अगर मैं करूँगा तो आप देख सकते हो वेलकम टू कोडर्स यहाँ पर हमें दिख रहा है। हमें यहाँ पर इमेज रिबिल्ड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी या फिर कंटेनर रिस्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये तुरंत हो गया। और ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने जो वॉल्यूम जो है वो माउंट किया है, उसकी वजह से ये हो पाया। तो ये देखिए यहाँ पर ये तुरंत फिर से हमारा जैसे था वैसे हो गया। ओके, और हॉट रिलोडिंग जो है वो भी काम कर रहा है। देखिए मुझे अभी सेकेंड टाइम रिफ्रेश करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ी। ओके, तो अभी देखते हैं कि हमारा ये स्टार्ट हो चुका है और हमारा बैकएंड भी एक्चुअली स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और एक चीज़ हमें यहाँ पर करनी है। आपको याद होगा कि हमने क्या किया था, बैकएंड जो है हमारा जो हम OTP सेंड कर रहे थे वो हम हमारे कंसोल के अंदर दिखा रहे थे। अभी हम क्या कर रहे हैं, डिप्लॉय कर रहे थे, वो जो हमने किया था वो हमें निकालना होगा। तो हमें जाना है, देखिए ऑथ कंट्रोलर के अंदर शायद, लेट मी चेक, OTP सर्विस, आई थिंक यस, OTP सर्विस के अंदर आपको जाना है। और यहाँ पर हमने क्या किया था, अगर आपको याद होगा, देखिए यहाँ पर याद होगा आपको, यहाँ पर कुछ चीज़ें हमने कमेंट करके रखी थी, शायद ऑथ कंट्रोलर के अंदर है। हाँ ये देखिए यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर बाय द वे यहाँ पर मैंने हार्ड कोड किया हुआ है। आपको क्या करना है, इसको ऐसे करना है और इसको ऐसे करके छोड़ देना है। ठीक है, ये तो मैंने बाद में किया था। उससे पहले हम क्या कर रहे थे, कंसोल के अंदर मतलब रिस्पॉन्स के अंदर भेज रहे थे। यहाँ पर देखिए OTP सेंड कर रहे थे। इसको मेक श्योर कि आप इसको कमेंट करते हो, क्योंकि इस तरह से OTP हमें रिस्पॉन्स में नहीं भेजनी है। मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ। और मेक श्योर कि आप ये वाली जो लाइन है वो भी अनकमेंट करते हो, क्योंकि हमें अभी जो OTP है वो हमें सेंड करना है हमारे जो सर्विस के थ्रू, जो Twilio हम यूज़ कर रहे हैं। राइट, सेव करते हैं। और अभी हमारा बैकएंड भी रेडी है और फ्रंट एंड भी रेडी है और डेटाबेस भी काम कर रहा है। एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पर अगर फिर से आते हैं और ओके, यहाँ पर ये देखिए MongoDB अभी दिख रहा है। बैकएंड के अंदर अगर मैं इसको इस तरह से खोल लेता हूँ तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर लिसनिंग ऑन पोर्ट 55 और DB कनेक्टेड भी दिखा रहा है। मतलब सारी चीज़ें, हमारा जो एप्लीकेशन है बैकएंड का वो रन हो रहा है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा डेवलपमेंट का सेटअप हो गया। अभी हमें इसको डिप्लॉय करना है हमारे AWS के सर्वर के ऊपर। आप कोई भी सर्वर यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर हम AWS यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा सेटअप देखते हैं कि प्रोडक्शन के लिए क्या यहाँ पर अलग है। तो यहाँ पर मैं ओपन करूँगा docker compose.prod और यहाँ पर देखते हैं कि क्या है इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि डॉकर फाइल का नाम चेंज हुआ है। यहाँ पर डॉकर फाइल जो है .prod है और बाकी सारी चीज़ें सेम है। यहाँ पर पोर्ट भी सेम रखी है। और एक चेंज यहाँ पर है, जो env फाइल है, ये नॉर्मल env फाइल है .env, और डेवलपमेंट के लिए हमने .env.dev नाम से बनाई थी। और वॉल्यूम भी सेम है, डिपेंड ऑन भी सेम है। फ्रंट एंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि देखिए यहाँ पर फ्रंट एंड है और फ्रंट एंड के अंदर देखते हैं क्या चेंजेस हैं। देखिए फ्रंट एंड के अंदर यहाँ पर मैंने पोर्ट 80 एंड 443 ये दो पोर्ट्स यहाँ पर ऐड किए हैं। वहाँ पर डेवलपमेंट के लिए 3000 थी, लेकिन जो प्रोडक्शन वर्जन होगा वहाँ पर हम डेवलपमेंट सर्वर यूज़ नहीं करेंगे। जो वेबपैक का नॉर्मली आता है वो नहीं यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन को हमें बिल्ड करना होगा और बिल्ड करके एज अ स्टैटिक जो कंटेंट है उसको सर्व करेंगे। तो इसकी वजह से यहाँ पर 80 पोर्ट जो है वो हमने बाइंड की है। और एनवायरनमेंट देखिए यहाँ पर भी .env फाइल हम यहाँ पर इसको दे रहे हैं। और वॉल्यूम्स के अंदर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर और एक नई चीज़ है, वो है default.conf।
और बेसिकली यहाँ पर Nginx हम यूज़ करने वाले हैं हमारे सर्वर के लिए, जो फ्रंट राउटिंग होगी उसके लिए। तो यहाँ पर Nginx का जो कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर एक फ़ोल्डर बनाया है डिप्लॉय, और उसके अंदर यहाँ पर default.conf फाइल है। ठीक है, इसको थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे एक बार फिर से डिटेल्स में, लेकिन सबसे पहले बाकी का जो है वो देखते हैं क्या है। और तो देखिए, ये बेसिकली ये डॉकर के अंदर जब भी हम देखिए Nginx हम यूज़ करेंगे, तो Nginx के लिए भी हम एक डॉकर इमेज यूज़ करने वाले हैं। तो उस डॉकर इमेज के अंदर जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है, डिफ़ॉल्ट जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है उसको हम बाइंड कर रहे हैं हमारे इस फोल्डर से जो हमारे करंट रूट के अंदर है। देखिए ये वाला, और उसके अंदर default.conf फाइल है। और उसके बाद ये है हमारे SSL के सर्टिफिकेट्स जो हम लेट्स एनक्रिप्ट से इसको इंस्टॉल करेंगे। ये बिल्कुल फ्री में हमें मिलेंगे, तो उसको भी हमने यहाँ पर इस तरह से माउंट किया हुआ है। और बाय द वे, ये जो आपको दिख रहा है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का है, जहाँ पर हमारा सर्वर होगा, वहाँ पर जो /war डायरेक्टरी होगी, उसके अंदर जो यहाँ पर हम सर्ट्स नाम से एक फ़ोल्डर बनाएंगे और उसके अंदर जो हमारे सर्टिफिकेट्स है वो सारे रखेंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली कंपोज फाइल का है। और जल्दी से देख लेते हैं कि बैकएंड के अंदर और एक फ़ाइल है dockerfile.prod। इसके अंदर सारी चीज़ें सेम ही हैं। यहाँ पर एक फ्लैग मैंने लगाया है ओनली prod, तो ये प्रोडक्शन के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें होती है वो करेगा npm। ठीक है, और एक फ़ाइल है dockerfile.prod, और ये प्रोडक्शन के लिए है। अभी यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कीजिए, देखिए 2 स्टेजेस में इसको हम बिल्ड करने वाले हैं इस इमेज को। तो पहली स्टेज जो होगी, इसमें हम क्या करेंगे, हमारे रिएक्ट एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे। npm रन बिल्ड करने के बाद जो बंडल रेडी होता है उसको हम यहाँ पर रेडी करेंगे। तो उसके लिए हम नोड 16 यूज़ कर रहे हैं और इसको एलियास दे रहे हैं, देखिए एज बिल्ड, क्योंकि ये मल्टी स्टेज में हम इसको बिल्ड करने वाले हैं। तो इस बिल्ड को, इस स्टेज को मैंने नाम दिया है बिल्ड। ओके, वर्कडर यहाँ पर /frontend रखने वाले हैं, और फ्रंट एंड के अंदर की जो package.json फाइल है इसको उसी तरह से कॉपी कर रहे हैं। npm इंस्टॉल डिपेंडेंसीज हमें इंस्टॉल करनी है, उसके बाद पूरा सोर्स कोड हमें इंस्टॉल करना है, और उसके बाद हमें कमांड रन करनी है तुरंत npm रन बिल्ड। ये हमारे लिए बिल्ड जो फोल्डर होता है नॉर्मली वो बिल्ड करेगा। यहाँ पर अगर देखेंगे, यहाँ पर नहीं है, देखिए यहाँ पर डिस्ट या फिर बिल्ड नाम से फोल्डर जो भी है जो बनेगा उसको हम यहाँ पर बिल्ड कर रहे हैं। जो सेकंड स्टेज होगी उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि Ubuntu 18.04 ये बेस इमेज ले रहे हैं। और ये हमें क्यों लेना है, क्योंकि इसके अंदर हमें लेट्स इनक्रिप्ट या सर्ट बोट हम यहाँ पर यूज़ करेंगे SSL सर्टिफिकेट्स इंस्टॉल करने के लिए। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, ये लिनक्स का जो रन टाइम है वो चाहिए होगा। तो उसके लिए ये स्टेज है, यहाँ पर Ubuntu हम इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद जो बेसिक चीज़ें होती है, apt अपडेट, जो पैकेज को अपडेट करना है, फर्स्ट टाइम ये हमें रन करना होता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर Nginx यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं, Vim को भी इंस्टॉल करेंगे, और कर्ल यहाँ पर जो है उसको भी इंस्टॉल करेंगे। कर्ल की हमें ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ये आई थिंक नहीं पड़ेगी, लेकिन कोई बात नहीं, इसको रख देते। Vim की हमें ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें कंटेनर के अंदर जाके कुछ फाइल्स चेंज करनी होगी, तो वहाँ पर Vim हमें चाहिए होगा। ये एक बेसिकली टेक्स्ट एडिटर है। ओके, और उसके बाद हम यहाँ पर कुछ चीज़ें, बेसिक चीज़ें जो चाहिए वो कर रहे हैं। और यहाँ पर उसके बाद हम सर्ट बॉट, देखिए सर्ट बॉट, आई थिंक इसका एक वीडियो मैंने बनाया था। जो SSL सर्टिफिकेट्स होते हैं उसको इंस्टॉल करने के लिए ये बहुत ही पावरफुल टूल है सर्ट बॉट, तो उसको हम यहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। ओके, और उसके बाद देखिए यहाँ पर पाइथन सर्ट बॉट Nginx, ये एक पैकेज उसके साथ में चाहिए होगा, क्योंकि Nginx के साथ में हम ये काम कर रहे हैं, राइट। तो उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पर apt get क्लीन कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगी। और उसके बाद अगेन ये expose 80, ये डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं, और ये एक पैरामीटर यहाँ पर आपको देना होता है। और उसके बाद क्या है, देखिए
हाँ, ये स्टेज, ये देखिए ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम कॉपी कर रहे हैं, क्या कॉपी कर रहे हैं? फ्रॉम बिल्ड। फ्रॉम बिल्ड मतलब ये हमारी पहली वाली स्टेज। यहाँ से इस स्टेज से हमें क्या क्या करना है, कॉपी करना है स्लैश फ्रंट एंड स्लैश बिल्ड। अभी ये स्लैश बिल्ड कहाँ से आएगा? जब भी आप रिएक्ट ऐप करते हो npm run build, तो आपके फोल्डर के अंदर यहाँ पर एक बिल्ड फोल्डर ये जनरेट करता है। तो बेसिकली वही हम बोल रहे हैं कि स्लैश फ्रंट एंड मतलब उस वहाँ की ये जो है ये वर्क डर है, उसके अंदर ये फोल्डर बिल्ड बन जाएगा, रेडी हो जाएगा। उसको हम कॉपी कर रहे हैं कहाँ पर? हमारे सर्वर के ऊपर जो स्लैश वार स्लैश www/html जो फोल्डर होगा वो वहाँ पर हम इसको कॉपी कर रहे हैं हमारे बिल्ड फोल्डर को रिएक्ट के, ठीक है। और उसके बाद nginx को हमें स्टार्ट करना है ताकि हम हमारी http रिक्वेस्ट पोर्ट 80 पे सेंड कर पाए, राइट। और अगेन nginx हम यूज़ कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें डोमेन वगैरह सेट करना है उसके लिए, ओके। तो ये बेसिक सेटअप है। अभी हमें क्या करना है, हमारी अगली स्टेप होगी, सबसे पहले तो हमें सर्वर क्रिएट करना है और फिर हमें क्या करना है, ये जो हमारा पूरा कोड है उसको हमें हमारे सर्वर के ऊपर कॉपी करना है और उसके बाद वहाँ पर डॉकर इंस्टॉल करके बस वो एक कमांड रन करनी है, डॉकर कंपोज अप जो हमने किया था वो, ठीक है। और SSL सर्टिफिकेट के लिए हमें एक कंटेनर के अंदर जाके कुछ एक दो कमांड्स रन करनी है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे AWS के अंदर। अगर आपने वहाँ पर रजिस्टर नहीं किया है तो कर सकते हो। और उसके बाद ये जो है यहाँ पर ये पेज खुलेगा जहाँ पर सारी सर्विसेज है लिस्ट की हुई। हमें चाहिए EC2, ओके। EC2 के अंदर जाएंगे और यहाँ पर बेसिकली हमें एक VPS क्रिएट करना है। तो लॉन्च इंस्टेंस पे मैं करूँगा लॉन्च इंस्टेंस यहाँ पर, और फिर हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि किस टाइप का इंस्टेंस आपको करना है। तो यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूँगा, देखिए ये उबंटू सर्वर 20 मैं सिलेक्ट करूँगा। आप इसमें से कोई भी कर सकते हो, देखिए बहुत सारे हैं। रेड हैट अगर चाहिए तो वो भी कर सकते हो। हम उबंटू यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट मैं करूँगा, यहाँ पर आपको देखना है कि आपका जो है 64 बिट 86 है या फिर आर्म है, उसके हिसाब से आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर T2 माइक्रो है जो फ्री, आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हो तो आपको फ्री टियर भी इसमें मिल जाता है, लेकिन इसमें मेमोरी जो है वो 1 GB है, जो कि हमें कम पड़ेगी क्योंकि डॉकर वगैरह और बहुत सारी सर्विसेज हम इसके ऊपर डाल रहे हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर एटलीस्ट 2 GB मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये 2 GB मेमोरी वाला जो है T2 स्मॉल, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा। देखिए इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए कॉन्फ़िगर इंस्टेंस, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ और सेटिंग्स आपको दिखेगी। बाकी ये सारी डिफ़ॉल्ट ही रखनी है फ़िलहाल के लिए। और उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखिए सारी चीज़ें चेक हो गई यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट ऐड स्टोरेज। स्टोरेज ये बाय डिफ़ॉल्ट इतना मिलेगा, अगर आपको और चाहिए स्टोरेज मतलब ये हमारी SSD या फिर जो भी आपकी डिस्क है, डिस्क स्पेस वो आपको यहाँ पर है। और SSD का टाइप भी आप चेंज कर सकते हो, देखिए, ओके। तो 8 GB बहुत काफ़ी है हमारे लिए। फिर उसके बाद हमें करना है नेक्स्ट। टैग्स आप ऐड कर सकते हो, कुछ करते हैं यहाँ पर कोडर्स हाउस डिप्लॉय इस तरह से, और इसको सेम देता हूँ मैं वैल्यू, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आपको करना है कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप्स। ये बेसिकली फायरवॉल की सेटिंग है। और यहाँ पर क्रिएट न्यू सिक्योरिटी ग्रुप मैं करूँगा। हाँ, इसको नाम देते हैं कोडर्स हाउस डिप्लॉय, ओके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट सारी पोर्ट जो है ये ब्लॉक्ड है। यहाँ पर एक ही पोर्ट ओपन है, वो है 22, जो कि SSH के थ्रू जब भी हम कनेक्ट करेंगे उसके लिए। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ऐड रूल करूँगा
और इसके अंदर आपको ऐड करना है सबसे पहले HTTP, और ये पोर्ट हो गए HTTP, TCP प्रोटोकॉल हमें चाहिए, सोर्स कस्टम ये रखेंगे 00, मतलब सब जगह से उसको एक्सेस कर पाएंगे। अगर आप इसको और सिक्योर करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि सिर्फ आपके IP एड्रेस से ये एक्सेस हो पाए तो आप कर सकते हो, लेकिन रियल लाइफ में हमें ये हमारी साइट यहाँ पर मिलेगी तो हमें सब जगह से एक्सेस चाहिए, तो इसको इस तरह से आपको रखना है 00 पे। उसके बाद और एक चीज़ ऐड करनी है, वो है HTTPS, और ये इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि हम SSL सर्टिफिकेट यूज़ करेंगे तो सारे जो रिक्वेस्ट होगी हमारे इस पे हैंडल हो जाएगी, तो वो पोर्ट भी हमें ओपन करनी होगी यहाँ पर। और देखते हैं और क्या यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आप FTP वगैरह यूज़ करना चाह रहे हो बाद में, तो FTP के लिए भी यहाँ पर पोर्ट्स है। डेटाबेस के लिए अगर आप बाहर से एक्सेस करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी है। देखिए SMTP करना चाहते हो तो उसके लिए भी है, लेकिन हमारे केस में ये इतनी सारी चीज़ें काफ़ी है। देखिए HTTP, HTTPS और SSH। ओके, अभी यहाँ पर करना है रिव्यू एंड लॉन्च, और यहाँ पर देखते हैं। देखिए सारी चीज़ें यहाँ पर दिखेगी आपको, क्या हमने सिलेक्ट किया है और क्या हमारे सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं, और उसके बाद आप इसको खोल के भी देख सकते हो डिटेल्स, स्टोरेज क्या सिलेक्ट किया हुआ है, टैग्स कौन से हैं, और अभी इसके ऊपर करना है लॉन्च। ठीक है, अभी ये जो स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमें कनेक्ट करने के लिए SSH से कीज़ हमें डाउनलोड करनी होगी, तो मैं यहाँ पर क्रिएट अ न्यू पेयर में करूँगा, RA से ओके है, और यहाँ पर मैं लिखूँगा कोडर्स हाउस डिप्लॉय, इसको कुछ भी नाम आप दे सकते हो, और इसको मैं करूँगा डाउनलोड। ठीक है, ये हमारे लोकल कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगी। अगेन ये की हमें चाहिए होगी जब भी हम SSH के थ्रू हमारे सर्वर को कनेक्ट करना चाहेंगे। ओके, उसके बाद हमें यहाँ पर करना है लॉन्च इंस्टेंस, तो ये थोड़ा टाइम लेगा, ये 2 से 3 मिनट लेता है, और उसके बाद हमारा जो इंस्टेंस है वो रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसके अंदर जाता हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टेटस यहाँ पर अभी तक कुछ नहीं है, ये अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। यहाँ पर इसको रिफ़्रेश करके अगर एक बार चेक करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हो कि ये पेंडिंग में है अभी, मतलब कुछ ये सेटअप चल रहा है इसका। तो ये देखिए अभी रनिंग है, और स्टेटस चेक अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ये रेडी हो जाएगा उसके बाद जो हमारा आगे का काम है वो स्टार्ट करेंगे। तो तब तक क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं, और ये जो की है ये हमारी है डाउनलोड्स फोल्डर के अंदर। यहाँ पर चलते हैं, और मैं क्या करूँगा, इसको ये देखिए यहाँ पर है ये वाली, इसको मैं क्या करूँगा, कॉपी करूँगा। कॉपी करके मैं क्या करूँगा, डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर आके यहाँ पर यूट्यूब, यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये लोकेशन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप SSH के थ्रू कनेक्ट करोगे तो ये जो पाथ है इस की का वो आपको देना होगा। ओके, तो अभी यहाँ पर एक बार रिफ़्रेश करता हूँ और देखते हैं कि क्या स्टेटस है। तो अभी भी आप देख सकते हो कि इनिशियलाइजिंग यहाँ पर दिखा रहा है, लेकिन जो इंस्टेंस है हमारा वो रनिंग स्टेट में है। तो अभी क्या करते हैं, आते हैं हमारे VS कोड के अंदर, और यहाँ पर हमें बेसिकली क्या करना है, सबसे पहले तो SSH करना है हमारे सिस्टम के अंदर, मतलब इस VPS के अंदर। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सिलेक्ट करना है इसको, और एक्शंस के अंदर कनेक्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे SSH क्लाइंट। तो आपको क्या करना है बेसिकली, यहाँ पर देखिए इसको कॉपी करना है ये जो है, और आना है आपको टर्मिनल के अंदर। एक नया टर्मिनल यहाँ पर मैं ओपन करता हूँ, और देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, एक फ़ोल्डर बाहर चला जाता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी की जहाँ पर है वहाँ पर जाता हूँ। अगर वहाँ पर नहीं जाओगे तो भी कोई बात नहीं, आप सीधा उसका जो पाथ है की का, जहाँ पर की है वो आप दे सकते हो। या फिर अगर आप मैक के ऊपर हो तो आप क्या कर सकते हो कि आपकी जो की है वो
.ssh फोल्डर जो होता है हमारे मैक के अंदर, वहाँ पर अगर रखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वहाँ पर ही वो चेक करेगा, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही इसको रखने वाला हूँ। देखिए एक फ़ोल्डर बाहर जाता हूँ, आई थिंक ये यूट्यूब के अंदर रखा हुआ है मैंने, राइट, यहाँ पर है, देखिए ये है की। ओके, अभी मैं इसको पेस्ट करूँगा जो हमने कॉपी किया था, एक बार फिर से करना पड़ेगा, यहाँ से फिर से कर लेते हैं। और आप देख सकते हो कि ये जो है आई की, यहाँ पर हम बता रहे हैं कि ये वाली की है जो कि करंट फोल्डर के अंदर है, ठीक है। अगर ये की यहाँ पर आप इसका कंप्लीट जो एब्सोल्यूट पाथ है, अगर आप दूसरे फोल्डर से इसको रन कर रहे हो तो उस की का एब्सोल्यूट पाथ यहाँ पर आपको देना होगा। और अभी करना है एंटर, तो ये पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू कनेक्टिंग, यस। और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ तो प्रॉब्लम है, तो ये परमिशन, यहाँ पर एक स्टेप हमने मिस कर दी। आप देखिए ये कमांड जो है वो हमें रन करनी होगी उस की के ऊपर, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट मारूंगा और अभी फिर से मैं इसको रीरन करता हूँ। तो अभी इस बार हम कनेक्ट हो जाएंगे। देखिए हम यहाँ पर कनेक्ट हो चुके हैं हमारे उबंटू के अंदर, और यहाँ पर अभी जो हमारा काम है डॉकर इंस्टॉल वगैरह करना वो हम करेंगे। ओके, तो डॉकर को इंस्टॉल करने के लिए आपको यहाँ पर जाना है, एक बहुत ही बढ़िया सा आर्टिकल है डिजिटल ओशन का, और यहाँ पर सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप दी हुई हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर sudo apt अपडेट करना है, apt, और यहाँ पर करना है अपडेट, और उसके बाद इंस्टॉल फ्यू प्रीरिक्विजिट्स पैकेजेस। ओके, सो ये हमें चाहिए, तो इसको मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। वाई आपको सिलेक्ट करना है। ओके, तो ये अबाउट दिखा रहा है, फिर से एक बार रन करते हैं और यहाँ पर करते हैं वाई। ओके, अभी हो गया, अभी ये सेट करेगा इसको। उसके बाद हमें क्या करना है, ऐड gpg की टू ऑफिशियल डॉकर रिपोजिटरी। ओके, सो ये आपको रन करना है। इसके बाद ये ओके हो गया, और उसके बाद आपको क्या करना है, ऐड द डॉकर रिपोजिटरी टू apt रिसोर्सेस। ओके, सो ये हमें रन करना है। ओके, अभी देखते हैं कि इसके बाद हमें क्या करना है। यहाँ पर मेक श्योर कि आप जब भी कोई भी चीज़ें कर रहे हो तो हर एक चीज़ को आप पढ़ें। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेक श्योर you are about to install from docker repo instead of default ubuntu repo। ओके, सो यहाँ पर जो कैशे है वो आपको इस तरह से करना है, और उसके बाद देखिए यहाँ पर इसका जो रिज़ल्ट है वो कुछ इस तरह से दिखेगा, docker c इंस्टॉल्ड, यही सेम चीज़ यहाँ पर उन्होंने दी है, ठीक है। अगर ये ऐसे दिख रहा है इसका मतलब सब चीज़ें ठीक है। अभी उसके बाद यहाँ पर देखते कि और क्या करना है। सो इंस्टॉल्ड नन यहाँ पे आया था, मतलब हमें ये डॉकर सी यहाँ पर इंस्टॉल करना है, तो इसको हम इस तरह से रन करेंगे। वाई सिलेक्ट करना है। ओके, ये अगेन कुछ तो प्रॉब्लम है, फिर से मैं रीरन करता हूँ इसको, वाई एंटर, ये देखिए अभी हो गया, ये इंस्टॉल हो जाएगा। तब तक आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद तो ये कमांड डॉकर को इंस्टॉल कर देगी और इसको स्टार्ट भी करेगी। तो हम सिस्टम ctl का यूज़ करके हम चेक कर सकते हैं कि जो डॉकर की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई या नहीं हो गई, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर कर सकते हैं sudo system ctl, और उसके बाद था स्टेटस डॉकर, एंटर करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि लोडेड और एक्टिव है और रनिंग है, ठीक है। मतलब डॉकर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अगर यहाँ पर आके हम करते हैं, देखिए यहाँ पर करते हैं डॉकर, देखिए डॉकर वर्जन, तो ये डॉकर वर्जन हमें देगा 2010। ओके, इसका मतलब डॉकर इंस्टॉल हो चुका है। ओके, उसके बाद अगर कोई एडवांस चीज़ें हैं तो वो भी आप कर सकते हो, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अभी हमारे लिए इतना काफ़ी है। डॉकर इंस्टॉल हो चुका है, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। अभी जो नेक्स्ट है वो है डॉकर कंपोज, हमें अलग से इंस्टॉल करना होगा।
तो यहाँ पर आपको ये आर्टिकल है, देखिए इसकी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हो। तो स्टेप इसकी कुछ इस तरह से है। सबसे पहले तो आपको कुछ CLI प्लगइन्स डाउनलोड करने हैं इसके। देखिए सबसे पहले तो ये फ़ोल्डर बनाएगा और फिर उसके बाद इसको कर्ल से डाउनलोड करेगा गिटहब से। देखिए गिटहब डॉकर कंपोज रिलीज़ डाउनलोड, कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पर आके करते हैं पेस्ट। तो देखिए ये डाउनलोड कर रहा है, यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। अभी चलते हैं फिर से, और कुछ परमिशंस हमें देनी होगी इसको। तो आपको बेसिकली ये कॉपी करना है और यहाँ पर करते हैं पेस्ट। परमिशन भी आ चुकी है और उसके बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई करना है कि ये हुआ या नहीं। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। तो आप देख सकते हो डॉकर कंपोज वर्जन 223। ओके, अभी देखते हैं और क्या करना है यहाँ पर। ये नेक्स्ट है। देखिए ये सेटिंग अप डॉकर कंपोज YAML, ये हम हमारे एप्लीकेशन के अंदर ऑलरेडी हमने किया है, तो ये इसका काम हो चुका है। ठीक है, अभी डॉकर हमारा इंस्टॉल हो चुका है, डॉकर कंपोज भी हमने इंस्टॉल कर दिया है। और अभी देखते हैं कि हमें जो नेक्स्ट हमारी जो स्टेप है वो क्या करनी है। देखिए हमारा काम ये है कि जो भी कोड है उसको हमें क्लोन करना है हमारे देखिए यहाँ पर जो भी हमारा सोर्स कोड है उसको हमें क्लोन करना है हमारे सर्वर पे। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है। आप यहाँ पर SCP यूज़ कर सकते हो, टूल आता है। अगर आपको कोई लोकल कंप्यूटर से चीज़ें कॉपी करनी है रिमोट सर्वर पे, या फिर अगर मैक आप यूज़ कर रहे हो तो rsync आप यूज़ कर सकते हो, या फिर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, अगर आपके पास गिटहब रेपो है तो वहाँ से भी आप चीज़ें कॉपी कर सकते हो, क्लोन कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर गिट आई थिंक ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है इसके अंदर, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ देखिए गिट ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है हमारे उबंटू के अंदर, तो हम इसको एक काम करते हैं, गिट क्लोन यूज़ करके ही इसको करेंगे। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि जो हमारा पूरा सोर्स कोड है इसको मैंने यहाँ पर गिटहब के ऊपर पुश कर दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि सारी चीज़ें यहाँ पर है। आपको क्या करना है, यहाँ पर कोड के ऊपर कॉपी करना है HTTPS, और यहाँ पर ये जो लिंक है ये कॉपी करनी है, और फिर आपको जाना है जहाँ पर आपको इसको क्लोन करना है। ओके, सो यहाँ पर मैं जाऊँगा var www के अंदर, और इसके अंदर कोई भी उस नाम का फोल्डर नहीं है। तो सबसे पहले तो var के अंदर चलते हैं और यहाँ पर करते हैं sudo mkdir www, फिर चलते हैं www के अंदर, और यहाँ पर आई थिंक और एक फ़ोल्डर बनाते हैं। यहाँ पर करते हैं मैं कोडर्स हाउस, जहाँ पर सारा हमारा सोर्स कोड रहेगा। ठीक है, कोडर्स हाउस इस नाम से फ़ोल्डर बनाते हैं, और देखिए उसके अंदर चलते हैं कोडर्स हाउस के अंदर। और अभी यहाँ पर मैं करूँगा गिट sudo, यहाँ पर यूज़ करना है आपको, गिट क्लोन आपको टाइप करना है, और ये वाली जो लिंक है इसको आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। और एक चीज़, यहाँ पर जो भी मैंने चेंजेस किए हैं वो इस ब्रांच के अंदर है, डिप्लॉयमेंट नाम की ब्रांच है। तो मैं यहाँ पर मेंशन करूँगा कि कौन सी ब्रांच हमें क्लोन करनी है। तो यहाँ पर ब्रांच अगर आप इस तरह से करते हो ब्रांच, और इसको नाम देते हैं क्या नाम दिया था, डिप्लॉयमेंट। देखिए डिप्लॉयमेंट इस तरह से, और अभी करते हैं एंटर। तो ये आप देख सकते हो कि ये क्लोन यहाँ पर हो रहा है। ऑलराइट, ओके, सो सारी चीज़ें क्लोन हमारी हो चुकी है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर और एक फ़ोल्डर बन चुका है, और इसके अंदर हमारा सारा कोड है। ओके, तो अभी बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आपको एक चीज़ करनी है, देखिए डॉकर हमारे पास है और कोड भी हमारा पूरा आ चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, जो .env फाइल है हमारी ओरिजिनल हमारे लोकल मशीन पे, वो यहाँ पर इसके अंदर नहीं आएगी, क्योंकि ये हम गिट के ऊपर उसको पुश नहीं करते हैं। तो वो फाइल हमें चाहिए होगी, राइट। तो वो दो फाइल्स है एक्चुअली, यहाँ पर एक बैकएंड के अंदर है और एक फ्रंट एंड के अंदर है। ठीक है,
तो मैं क्या करूँगा, दोनों को जल्दी से मैं कॉपी करता हूँ हमारे इस फ़ोल्डर के अंदर और फिर कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, इसको मैं कॉपी कैसे कर रहा हूँ वो मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो बैक एंड की करते हैं, तो cd बैक एंड, देखिए इस तरह से उसके अंदर चला गया, sudo vim, और आई थिंक विम हमने यहाँ पर इंस्टॉल नहीं किया लेकिन उसके अंदर होगा ये, तो sudo vim और यहाँ पर करते हैं .env, एंटर। तो ये देखिए ये खुल गया। अभी क्या करना है, सिंपली बैकएंड के अंदर से जो .env फाइल है उसको कॉपी करके उसका कंटेंट हमें इसके अंदर पेस्ट करके इसको क्लोज करना है। इस तरह से मैं दोनों फाइल्स को जल्दी से कर लेता हूँ। ओके, तो ये बैकएंड की .env फाइल होगी। बाय द वे ये गिट के अंदर मैं यहाँ पर .example करके जो फाइल है उसके अंदर ये सारी चीज़ें दे दूँगा। फिर आपको क्या करना है, जो SMS नंबर, टोकन वगैरह ये आपका खुद का आपको यहाँ पर रिप्लेस करना है। और एक चीज़ करनी है, यहाँ पर डोमेन आपके पास होना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी एक डोमेन लिया हुआ है इस नाम से, तो यहाँ पर बेस URL बना के यहाँ पर हमें लिखना है और एक फ्रंट URL यहाँ पर देना है, मतलब फ्रंट एंड का जो URL है, तो मैं चाहता हूँ कि इस एड्रेस पे हमारा फ्रंट एंड हो, तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको डालेंगे और नोड env प्रोडक्शन यहाँ पर एक देना है। ठीक है, अभी इसको करते हैं क्लोज। तो विम के अंदर क्लोज करने के लिए आपको करना है :w और q। ठीक है, एंटर करते हैं तो ये सेव हो गया। फिर एक फोल्डर बाहर, फिर उसके अंदर जाना है फ्रंट एंड के अंदर sudo vim.env। ठीक है, इसी तरह से फ्रंट एंड का जो है वो भी मैं जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर फ्रंट एंड के अंदर देख लेते हैं। देखिए बेसिकली और एक चीज़ ऐड करनी है, ये एक जो है ये ऑलरेडी है। हाँ, तो देखिए इस तरह से मैंने कर दिया, राइट क्विट। ओके, सो दोनों फाइल्स यहाँ पर आ चुकी है और अभी हमें क्या करना है, जो SSL सर्टिफिकेट है वो हमें ऐड करना है, लेकिन उससे पहले हमें डॉकर को रन करना है और सारी हमारी जो इमेजेस वगैरह है वो सारी बिल्ड करनी है और कंटेनर स्टार्ट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पता है क्या करना है। सबसे पहले तो आपको sudo docker compose -f, यहाँ पर हम बताएंगे कि कौन सी फाइल है। सो docker compose.prod.yaml, और हमें क्या करना है, इसको करना है अप। देखिए इसको इस तरह से करता हूँ अप, और उसके बाद हमें करना है डिटैच मोड के अंदर इसको स्टार्ट, और उसके बाद करना है -build। ठीक है, ये कमांड आपको रन करनी है, हमारी सारी जो सर्विसेज है वो स्टार्ट होनी चाहिए। चलिए ट्राई करते हैं, एंटर करते हैं, और ये क्या बोल रहा है, sudo docker compose command not found। ओके, तो थोड़ा सा डिबग करने के बाद यहाँ पर एक बार फिर से टेस्ट करते हैं, तो ये अभी भी docker compose not found बता रहा है। और यहाँ पर कुछ चीज़ें हमें बताई है, sudo apt install docker compose। तो ये अगर हम ट्राई करते हैं फिर से इसको इंस्टॉल करने की, देखते हैं क्या होता है। तो y सिलेक्ट करेंगे, एंटर करते हैं, और एक बार फिर से वेट करते हैं, और इस बार एक बार चेक करते हैं docker, देखिए compose -v, तो अभी ये हमें दिखा रहा है। ओके, सो ये अभी काम करना चाहिए। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं इस कमांड को, docker compose f, हाँ ये वाली, एंटर करते हैं। तो यहाँ पर एरर आ रही है, फाइल नॉट फाउंड। ओके, सो यहाँ पर ls करते हैं और इसके अंदर देखते हैं कि क्या इशू है। ओके, तो यहाँ पर ये फाइल नहीं, इसका मतलब हमारी जो गिट रेपो है वो अपडेट नहीं हुई है। तो एक काम करता हूँ, जल्दी से मैं इसको फिर से पुश करता हूँ हमारे लोकल मशीन से। सो यहाँ पर एक बार चेक करते हैं, git add git commit, और यहाँ पर कुछ मैसेज देते हैं डिप्लॉयमेंट। ओके, और अभी यहाँ पर हमें करना है git push origin main, यहाँ पर मेन करना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर चली जाएगी। ओके, तो ये नहीं जा रहा है, इसका मतलब हमें मेन पे नहीं करना है, हमें पुश करना है
डिप्लॉयमेंट पे, डिप्लॉयमेंट, देखिए अभी ये जाना चाहिए। ओके, ये अपडेट हो चुका है। यहाँ पर एक बार फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख सकते हो ये सारी फाइल्स आ चुकी है। अभी जल्दी से सर्वर पे जाना है और हमें क्या करना है, यहाँ पर cd बैक करना है ls, और मैं सारी फाइल्स एक बार डिलीट करूँगा यहाँ से। और इसको करते हैं codersmon, देखिए इसको मैं डिलीट करूँगा। और ये sudo यूज़ आपको करना है, sudo rm rf, और इसके अंदर जो फोल्डर है। ओके, ये अभी डिलीट हो चुका है। और अभी मैं क्या करूँगा, फिर से यहाँ पर आके ये जो है इसको मैं करूँगा इस तरह से sudo git clone, यहाँ पर लिखना है ब्रांच कौन सी है, तो ब्रांच है डिप्लॉयमेंट, और करते हैं एंटर। तो ये अभी डिप्लॉयमेंट ब्रांच जो है यहाँ पर हमारी पेस्ट हो जाएगी। देखिए ls करते हैं codersmon, और इसके अंदर देखते हैं तो सारी फाइल्स अभी हमारी आ चुकी है। और यहाँ पर जल्दी से एक बार चेक करते हैं कि क्या हमारी .env फाइल अभी तक इसके अंदर है या नहीं है। तो इसके अंदर चलते हैं बैकएंड और vim.env। ओके, नहीं है, ये डिलीट हो चुकी है। तो जल्दी से मैं दोनों जो env फाइल्स है वो कॉपी करता हूँ और फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो मैंने .env फाइल्स कॉपी कर दी है और जल्दी से अभी करते हैं, देखिए sudo से स्टार्ट करना है, sudo docker compose, फाइल देनी है docker compose डॉट prod डॉट, देखिए YAML, और इसको करना है up -d -- build, और करते हैं एंटर। तो आप देख सकते हो पुलिंग MongoDB। अभी यहाँ पर सारी चीज़ें ये इमेज को बिल्ड करेगा और फिर कंटेनर जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए तीनों सर्विसेज हमारी हो जाएगी। थोड़ा सा वेट करते हैं, ये थोड़ा 2-4 मिनट ले सकता है और फिर कंटिन्यू करते हैं। ऑलराइट, ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि MongoDB डन हो गया, बैक एंड डन, फ्रंट एंड, मतलब सारी सर्विसेज हमारी स्टार्ट हो चुकी है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं। तो आपको करना है sudo docker, यहाँ पर करना है ps और एंटर करना है। तो आपको यहाँ पर दिखेगा, ये देखिए स्टेटस उनका, सब सारे कंटेनर्स हमारे स्टार्ट हो चुके हैं और कौन से पोर्ट के ऊपर है सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर मैं चलता हूँ, हमारे देखिए यहाँ पर हमें जाना है, हमारी जो आईपी है वो देखनी है, कौन सी आईपी है। ये देखिए ये पब्लिक आईपी जो है इसको मैं कॉपी करूँगा, और अगर ब्राउज़र के अंदर जाके मैं इसको एंटर करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा एप्लीकेशन आपको दिखेगा। ये क्यों दिख रहा है, क्योंकि आपको याद होगा हमने पोर्ट 80 पे इसको एक्सपोज किया था। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या करेगा, पोर्ट 80 जो है वो ओपन करेगा। यहाँ पर कंसोल ओपन करते हैं और देखते हैं कुछ एरर्स वगैरह है इसके अंदर, देखते हैं क्या है ये। ओके, ये कोर्स इशू है। ऑलराइट, ये फिक्स हो जाएगा जब भी हम इसको डोमेन अटैच करेंगे तो ये फिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसको अभी थोड़ी देर के लिए आप इग्नोर कर सकते हो और ये काम करेगा। अभी सबसे पहले हमें क्या करना है, जो डोमेन है वो सेट करना है ताकि हम हमारे डोमेन पे जाके हमें यहाँ पे हमारी वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको डोमेन परचेस करना है और डोमेन लेने के बाद जो भी आपका डोमेन रजिस्टर है उसके अंदर जाके कुछ सेटिंग आपको करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक डोमेन लिया हुआ है और वो है ये वाला डोमेन। ठीक है, और डोमेन रजिस्टर के अंदर जहाँ पर डीएनएस सेटिंग होती है वहाँ पर आपको जाना है। यहाँ पर मैं क्लाउडफ्लेयर यूज़ कर रहा हूँ, ये प्रॉक्सी सीडीएन टाइप का है तो मैं यहाँ पर करूँगा, लेकिन आपका जहाँ पे भी डोमेन है तो वहाँ पे कुछ सिमिलर टाइप का ही इंटरफेस आपको दिखेगा और वहाँ पर आपको ऐड करना होता है एक रिकॉर्ड, कौन सा, टाइप ए। ठीक है, ये याद रखिए, टाइप ए नाम का रिकॉर्ड आपको याद ऐड करना है वहाँ पर। तो आप जब भी ऐड रिकॉर्ड करोगे तो यहाँ पर टाइप ए आपको सिलेक्ट करना होता है, नेम आपको देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो यूज़ ये @ फॉर रूट। ठीक है, तो इस तरह से आप करोगे
@ आपको करना है, मतलब आपके डोमेन के लिए, और यहाँ पर वो वाला एड्रेस आपको डालना है। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी डाला हुआ है, इसको मैं चेंज करूँगा, ये दूसरा आईपी है। यहाँ से कॉपी करते हैं फिर से ये पब्लिक आईपी जो है, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करता हूँ इस तरह से, और सेव करना है आपको। ठीक है, जैसे सेव करेंगे तो आप इस एड्रेस पे अगर जाते हो तो हमारी वेबसाइट ओपन होनी चाहिए। अभी इसमें कभी कभी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ये जो सारे रिकॉर्ड्स है वो अपडेट होने के लिए। तो अगर आपका नहीं काम कर रहा है तो थोड़ा सा आपको वेट करना होगा, और ये वेट शायद कभी कभी मैक्सिमम 1 दिन का भी हो सकता है। ठीक है, तो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं कॉपी करूँगा अभी इसको, और यहाँ पर आके यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूँगा डोमेन को। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है, और इसका रीज़न है क्योंकि मुझे यहाँ पर HTTP इस तरह से करना है, और ये मुझे रिडायरेक्ट कर रहा है HTTPS पे। और ये मुझे रिडायरेक्ट क्यों कर रहा है, क्योंकि वो भी सेटिंग मैंने यहाँ पर की हुई है। जल्दी से वो सेटिंग को मैं ऑफ करता हूँ जो रिडायरेक्ट है HTTPS का, क्योंकि आप जब भी आपके डोमेन रजिस्टर के अंदर करोगे तो वो सेटिंग आपको वहाँ पर नहीं मिलेगी। ये सिर्फ क्लाउडफ्लेयर के अंदर है। ओके, तो क्लाउडफ्लेयर के अंदर जो रिडायरेक्ट था हमेशा SSL के ऊपर, वो निकालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर हम नहीं पहुँच पा रहे। एक बार चेक करते हैं कि हमारे जो कंटेनर्स है ये अभी तक रन हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे कंटेनर्स अभी तक काम कर रहे हैं, और जो डोमेन है हमारा वो काम नहीं कर रहा है। ऑलराइट, ओके, तो थोड़ा सा वेट करने के बाद यहाँ पर सारी चीज़ें अपडेट हो चुकी है, और आप यहाँ पर देख सकते हो कि इस डोमेन के ऊपर हमारा एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर SSL सर्टिफिकेट नहीं है। देखिए, आप देख सकते हो नॉट सिक्योर यहाँ पर बता रहा है। अगर मैं करता हूँ HTTPS और एंटर करता हूँ तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि हमारे पास अभी तक हमने सर्टिफिकेट जो है वो इंस्टॉल नहीं किए हैं। ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट स्टेप है वो जो सर्टिफिकेट्स है वो हमें इंस्टॉल करने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फिर से जाना है यहाँ पर टर्मिनल के अंदर। तो यहाँ पर जल्दी से क्या करते हैं, एक बार देख लेते हैं कि कंटेनर हमारे रन हो रहे या नहीं। सो docker ps, तो आप देख सकते हो सारे कंटेनर्स हमारे अभी रन हो रहे हैं। और हमें क्या करना है बेसिकली, यहाँ पर अगर आप देखोगे, देखिए एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आना है हमें docker.prod के अंदर, और ये आप देख सकते हो कि ये हमने कहाँ पर लगाया है इसको। ये जो देखिए, ये उबंटू हमने इंस्टॉल किया था हमारे फ्रंट एंड सर्विस के अंदर। अगर हम ये वाली कंपोज फाइल देखेंगे तो ये देखिए, ये फ्रंट एंड है, और फ्रंट एंड के अंदर हमने बताया था कि docker.prod जो है वो इस कॉन्टेक्स्ट में आ जाए। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, जो फ्रंट एंड का कंटेनर है ये वाला पहला वाला, उसके अंदर एंटर करना है। तो मैं क्या करूँगा, कंटेनर ID यहाँ से कॉपी करूँगा, और आपको कमांड रन करनी है sudo docker, और इसके अंदर आपको करना है exec। ठीक है, और -IT, मतलब ये इंटरैक्टिव मोड के अंदर हम जा रहे हैं, और यहाँ पर कंटेनर की जो ID है वो आपको पेस्ट करनी है इस तरह से, या फिर कंटेनर का नाम भी आप पेस्ट कर सकते हो यहाँ पर जो दिख रहा है आपको फ्रंट एंड। ठीक है, मैंने ID पेस्ट कर दी, और यहाँ पर आपको लिखना है बैश। ठीक है, एंटर करोगे तो आप यहाँ पर अभी देख सकते हो आप डॉकर कंटेनर के अंदर हो। ओके, तो हम कंटेनर के अंदर अभी आ चुके हैं, और यहाँ पर हमें एक कमांड रन करनी है सर्टिफिकेट्स जो हमारे हैं उसको इंस्टॉल करने के लिए। तो मैं यहाँ पर करूँगा certbot, और इसके अंदर करना है --nginx, और यहाँ पर आपको करना है -d, मतलब डोमेन कौन सा है हमारा, डोमेन है codersvoice.xyz, और इसके बाद करना है एंटर। लेकिन इससे पहले एक बार जो हमारी कॉन्फ़िग फाइल है nginx की, उसको आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये टिपिकल जो सर्वर ब्लॉक है उसके अंदर पोर्ट 80 पे हम लिसन कर रहे हैं, और उसके बाद
हमारा जो बिल्ड फोल्डर है ये हमारा var www.html के अंदर है, ठीक है। वो बिल्ड होके इसके अंदर गया हुआ है, और इसके अंदर जो रिएक्ट के अंदर जो index.html फाइल होती है बिल्ड के अंदर, वो इसको जो भी है वो ले लेगा सबसे पहले जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आती है तो। ओके, यहाँ पर कोडर्स वॉइस XYZ जो हमने यहाँ पर अभी दिया है, ये हमारा सर्वर नेम मतलब डोमेन आपका जो भी है, और लोकेशन स्लैश मतलब जो भी रिक्वेस्ट आती है तो ये जो कंटेंट है इसके अंदर उसको सर्व करना है। ओके, यहाँ पर सॉकेट हम यूज़ करने वाले हैं, तो सॉकेट IO के लिए ये एक सेटिंग होनी चाहिए यहाँ पर। जैसे ही कोई रिक्वेस्ट आती है /socket IO, जो कि हमारा फ्रंट एंड जो है वो सेंड करता है सॉकेट कनेक्शन के लिए, तो वहाँ पर हम प्रॉक्सी पास यूज़ कर रहे हैं। अभी प्रॉक्सी पास बेसिकली क्या है, हमारा जो बैकएंड का सर्वर है वो पोर्ट 5500 पे रन हो रहा है, और ये बैकएंड जो हमने नाम दिया है ये एज अ होस्ट यहाँ पे काम कर रहा है। तो आपकी यहाँ पर जो सर्विस का नाम होता है वही आपका होस्ट बन जाता है जब भी आप डॉकर के साथ काम कर रहे हो। तो ये बैकएंड यहाँ पर सर्विस का नाम दिया है, तो यहाँ पर ये होस्ट हमारा हो गया। तो हम प्रॉक्सी पास कर रहे हैं, मतलब कोई भी /socket IO पे रिक्वेस्ट आती है तो इसको हम फॉरवर्ड कर रहे हैं हमारे बैकएंड पे पोर्ट 550 पे। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे वेब सॉकेट के लिए चाहिए होगी उसका हेडर को अपग्रेड करने के लिए। HTTP से वो फिर वेब WS जो प्रोटोकॉल है वो बन जाता है उसके लिए। अभी /API, क्योंकि फ्रंट एंड से जो भी रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं हमारे इस मेन डोमेन पे, राइट, डोमेन पे, और उसके बाद /API/ जो भी हमारे बैकएंड APIs हैं। लेकिन इस डोमेन पे क्या है, हमारा फ्रंट एंड है, तो हम Nginx पे इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि अगर रिक्वेस्ट के अंदर /API अगर है सेगमेंट, तो इसको क्या करो, इसको पास कर दो हमारे बैकएंड सर्वर को। प्रॉक्सी पास यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर हम, ताकि बैकएंड पे जाके ये क्या करेगा, बैकएंड से जो भी /API है इसको बैकएंड हैंडल करेगा हमारा। और जो हमारी इमेजेस वगैरह है तो वो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं /storage से, अगर वैसा है तो उसको भी प्रॉक्सी पास करके बैकएंड पे भेज दो। ठीक है, ये सिंपल सा ये Nginx का कॉन्फ़िगरेशन है। अभी चलते हैं और अभी मैं करूँगा एंटर, तो ये देखिए एंटर ईमेल एड्रेस। तो आपका जो भी ईमेल एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डालना है। एंटर करते हैं, यहाँ पर रीड करना है, A टाइप करना है एग्री के लिए, और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर करते हैं नो, और ये देखिए सर्टिफिकेट आ रहे हैं हमारे, वेरिफिकेशन चल रहा है, और देखिए हमारे सर्टिफिकेट्स अभी रेडी होने चाहिए। तो अभी यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है कि रीडायरेक्ट हमें करना है या नहीं करना है, मतलब जितने भी रिक्वेस्ट आते हैं सबको रीडायरेक्ट करो HTTPS पे। अगर कोई नॉर्मल HTTP रिक्वेस्ट भेजता है तो उसको भी रीडायरेक्ट करो HTTPS पे। तो 2 हमें सिलेक्ट करना है, यहाँ पर 2 करते हैं, एंटर, और ये देखिए हमारे जो सर्टिफिकेट्स है वो अभी रेडी हो चुके हैं। उसको हम क्या कर सकते हैं, वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं क्या करता हूँ, इससे एग्ज़िट करता हूँ, और आपको याद होगा var certs ये हमारी डायरेक्टरी थी। यहाँ पर एक बार चेक करते हैं, देखिए फ्रंट एंड के अंदर यहाँ पर हमने मेंशन किया था var certs etc let's encrypt। देखिए इसके अंदर ये फोल्डर है, और इसके अंदर सारी चीज़ें हमारे जो सर्टिफिकेट्स है वो आ चुके हैं। और एक बार फिर से यहाँ पर चलते, देखिए var cd coders house ls, और फिर से हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं cd deploy, और इस फाइल को एक बार फिर से खोलते हैं conf। तो आप यहाँ पर अगर देखोगे, थोड़ा सा नीचे आते हैं, देखें तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड हुई है जो कि हमारे इसमें नहीं थी।
इस फाइल के अंदर, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ के अंदर ये जो सारी चीज़ें ऐड हुई है, ये ऐड की है हमारे इसमें लेट्स इनक्रिप्ट ने, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐड की, देखिए होस्ट अगर ये है तो ये परमानेंट रिडायरेक्ट इसने लगाया हुआ है, मतलब कोई नॉर्मल पोर्ट 80 पे रिक्वेस्ट करता है HTTP तो हमेशा उसको रिडायरेक्ट करो HTTPS पे। और यहाँ पर जो सर्टिफिकेट का जो पाथ है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। ओके, अभी इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं क्विट। और अभी हमें क्या करना होगा, सर्टिफिकेट्स हमने इंस्टॉल किए तो हमें हमारे सर्वर्स जो है वो रिस्टार्ट करने होंगे। तो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर करते हैं sudo docker compose और यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है, जो हमारा फ्रंट एंड का जो है कंटेनर उसको रिस्टार्ट करना है। तो यहाँ पर एक बार देखते हैं कि क्या नाम से है, आईडी हमें चाहिए। ओके, सो sudo docker और यहाँ पर करते हैं रिस्टार्ट ये वाला कंटेनर, ठीक है। ये रिस्टार्ट हो जाएगा, एक बार कंफर्म करते हैं docker ps। तो देखिए सारे कंटेनर्स अभी अप है। और अभी अगर मैं यहाँ पर इसको करता हूँ रिफ़्रेश तो ये देखिए ये रिडायरेक्ट करेगा इसको। और अभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी अभी वेबसाइट सिक्योर हो चुकी है और SSL सर्टिफिकेट भी हमारा अभी काम कर रहा है, ठीक है। जल्दी से मैं यहाँ पर कुछ नंबर डाल के देखता हूँ। तो ये अभी मोबाइल के ऊपर OTP सेंड करेगा, लेकिन हमने जो ट्विलियो सर्विस है उसको मैंने कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ है। ये ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में देखा था जब भी OTP सेटअप किया था। लेकिन अभी मैं क्या करूँगा, टेम्पररी क्या करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ जस्ट टेस्टिंग के लिए। आप जब भी ट्विलियो का जो अकाउंट है वो अगर वो एक्टिवेट करोगे तो आपको OTP मिल जाएगी। लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बैकएंड के अंदर जाऊँगा और बैकएंड के अंदर हमें आना है CD कंट्रोलर और यहाँ पर जाना है देखिए sudo vim auth कंट्रोलर। और यहाँ पर जो OTP मैंने हार्ड कोड किया था इसको मैं थोड़ी देर के लिए अनकमेंट कर रहा हूँ, ठीक है, अनकमेंट। और इसको करता हूँ कमेंट, ठीक है। मतलब ओरिजिनल OTP सेंड नहीं करेगा ये हमेशा OTP रहेगी 7777। इसको मैं बाद में चेंज करूँगा जब भी ट्विलियो सेटअप करूँगा। अभी इसको करता हूँ सेव। तो अभी हमें क्या करना है, बैकएंड को रिस्टार्ट करना है। तो यहाँ पर करते हैं docker ps और बैकएंड का जो है ये वाला आईडी है, तो sudo docker रिस्टार्ट और ये डाल देता हूँ। तो ये रिस्टार्ट हो चुका है, एक बार चेक करते हैं। तो यहाँ पर ps करके देखिए ये अभी रन हो रहा है। और अभी अगर मैं यहाँ पर फिर से हाँ यहाँ पर डालना है 7777 नेक्स्ट। एक बार देख लेते हैं क्या है, कुछ एरर है, नेटवर्क के अंदर चलते हैं और यहाँ पर एक बार रिफ़्रेश करते हैं, फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कुछ नंबर डालता हूँ मैं, ऑलराइट, नेक्स्ट। और उसके बाद हमें डालना है 777 नेक्स्ट। तो ये देखिए ये रिक्वेस्ट चली गई है और यहाँ पर मैं नाम डालता हूँ ओके और जल्दी से इमेज डाल देता हूँ। ओके तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि कोई भी रूम हमारे पास नहीं है। जल्दी से मैं एक रूम क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पर करते हैं Node.js इज़ ऑसम और करते हैं लेट्स गो। तो जैसे हम करेंगे तो ये यूज़ योर माइक्रोफोन पूछ रहा है, तो अलाउ मैं यहाँ पर करूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि मैं यहाँ पर कनेक्ट हो चुका हूँ। तो जल्दी से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जल्दी से एक दूसरे ब्राउज़र के अंदर इसको ओपन करता हूँ और यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, देखिए मैं 2 बार कनेक्ट हो चुका हूँ। यहाँ पर ओके यहाँ से भी लॉग आउट हो चुका हूँ।
जल्दी से मैं फिर से लॉगिन करता हूँ। मुझे 2 ब्राउज़र के अंदर अलग अलग यूज़र से लॉगिन करना है, तो जल्दी से मैं कर लेता हूँ। ऑलराइट, ओके, तो यहाँ पर मैंने एज अ जॉन डो लॉगिन कर लिया है और अभी मैं रूम ज्वाइन करूँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों जगह पर हम यहाँ पर ज्वाइन हो चुके हैं। और अगर यहाँ पर मैं म्यूट करता हूँ तो आप देख सकते हो दोनों जगह पर ये अपडेट हो रहा है। ओके, और अगर बात भी करूँगा तो ये आवाज़ हमें आ जाएगी। ओके, ऑलराइट, तो इस तरह से हमने हमारा प्रोजेक्ट सक्सेसफुली डिप्लॉय कर दिया है और हमारा प्रोजेक्ट भी यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। और इसके अंदर और भी फीचर्स ऐड करने हैं, वो भी हम करेंगे जैसे ही टाइम मिलता है। और चाहे तो आप भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हो। फीचर गिटहब के ऊपर से आप पुल रिक्वेस्ट भेज सकते हो। तो आपको नीचे कमेंट के अंदर लिखना है कि ये प्रोजेक्ट आपको कैसे लगा और कौन सा नेक्स्ट प्रोजेक्ट आप देखना चाहोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और अगर ऐसा है तो आपको इस वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इस चैनल पे आने वाले हैं। तो मैं आपसे मिलूँगा एक नए वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।